रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर ज़ाओ अपनी यंग मास्टर को वहाँ से लेकर चले जाती है और साथ ही वो युंची से कह जाती है कि हम तुमसे इस बात का बदला लेंगे। बाकी के सारे सेक्टर लीडर भी वहाँ से चले जाते हैं। तो जहाँ पर लास्ट पे आयरन स्पीयर सेक्टर के लोग ही बचते हैं। तो यंग मास्टर आगे बढ़ता है। यंग मास्टर टाई ओची को अपने पास एक मेडिसिन देते हुए कहता है, ये हमारी फैमिली की सबसे स्पेशल मेडिसिन है जिसे हमारे फिजिशियंस ने खुद बनाया है। तुम्हारे जख्मों को हील करने में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। चलो जल्दी से इस मेडिसिन को यूज कर लो। ज़ाओ से कहता है, सीनियर ब्रदर टाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर टाई से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ज़ाओ सेक्टर की साइड ब्रांच की और लूचेंग एक आखिरी उम्मीद थी और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, जिसकी वजह से सभी लोग उसे एक जीनियस मानते थे। लेकिन अब तुमने उस आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया है, उसको क्रिपल कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि ज़ाओ सेक्टर वाले इतनी आसानी के साथ इस बात को जाने देंगे। ज़ाओ लूचेंग का क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल क्लैन है। हालांकि वो ज़ाओ सेक्टर का एक साइड क्लैन है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ को कम नहीं आंका जा सकता। बस कम तुम अकेले इनके पूरे सेक्टर का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके न्यू मून सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम इन सभी के हाथों से मारे जाओगे। फिर तुम्हारी आंदर तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ बचानी चाहिए, पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। ज़ाओ से कहता है, ब्रदर तुम्हारा एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाओ भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसके सेक्टर के लड़के भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। कोई उसे वहाँ पर मेडिसिन दे रहा होता है, कोई उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो, कोई उसे कहता है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन बन गया हूँ। वो सभी लोग उसे वहाँ पर घेर कर खड़े होते हैं और उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। जुनवा भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है, जीजा जी आप तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है। मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी सिस्टर को एक महान वॉरियर समझता रहा। मुझे लगा कि वो एक जीनियस है, इसी वजह से मैं उसकी वर्शिप करता रहा हूँ और अब मैं अपनी सिस्टर की बजाय सिर्फ तुम्हारी वर्शिप करूंगा। ज़ोरो भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है, तुम वाकई में बहुत ही अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्शन कर दिया। तुमने ज़ाओ सेक्टर के यंग मास्टर को क्रिपल कर दिया है। वो इस बात का बदला जरूर लेंगे। सेक्टर लीडर किन वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम बच्चों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है जुंजी, क्योंकि हमारे न्यू मून पैलेस सेक्टर का एक स्टूडेंट है। तुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर जुंजी की रक्षा करूँ, वजह से मैं इसको यहाँ पर सेफ रखूंगा। और फिर साथ ही वो सभी से कहते हैं, तुम सभी लोग मेन हाल को छोड़कर जा सकते हो, लेकिन जुंजी तुम यहीं पर रुको, मुझे जुंजी के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जुंजी वहाँ पर अकेला होता है। फिर वहाँ से चले जाने के बाद सेक्टर लीडर जुंजी से कहते हैं, पूरी लाइफ मैंने बहुत सारे महान काम किए हैं और मैं बहुत ही जीनियस रहा हूँ। मुझे लगा है कि मैंने सब कुछ समझ लिया, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारे हाथों से मेरी ये हालत हो गई है कि तुमने मुझे यूज कर लिया। मुझे ऐसा ही लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर यूज किया है। ऊपर से तुम मेरे एक स्टूडेंट हो, अपने स्टूडेंट के हाथों से यूज होना कैसा लगता है? क्या तुम्हें इसका आइडिया है? ज़ाओ उनके सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर किन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने यहाँ पर आपका इस्तेमाल किया है। मुझे अपनी लिमिट्स के बारे में पता है और मेरी वजह से आप यहाँ पर मुश्किल में पड़ गए हैं। मास्टर किन से कहते हैं, तुमने यहाँ पर 7 बड़ी फैमिलीज को प्रोवोक किया, ज़ाओ फैमिली के यंग मास्टर को क्रिपल कर दिया, इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई, जबकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ पहले से कैसे पता था? क्योंकि मेरा दिमाग भी यही कह रहा था कि मुझे तुम्हें उनके हवाले कर देना चाहिए, इससे मेरा सेक्टर बच जाएगा। लेकिन आखिर पर मैंने क्या किया? जिस तरह तुमने प्लानिंग की हुई थी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर सेंटर में उतर आया। तुमने यहाँ पर मेरे दिमाग को मैनिपुलेट किया है सब कुछ करने के लिए। ज़ाओ से कहता है, मास्टर ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया है, आपके न्यू मून पैलेस के लिए किया है। क्या आपने देखा नहीं वो सारे के सारे सेक्टर लीडर्स कितने ज्यादा एरोगेंट थे? जैसे वो यहाँ पर आए वो सारे आपकी इंसल्ट कर रहे थे, उनमें से कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। मुझे तो लगता है कि उन सभी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था जैसा मैंने ज़ाओ लूचेंग के साथ किया है। उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब अपनी इन बेवकूफों वाली बातों को बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। तो मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है ये सब कुछ तैयारी करके किया है। अब मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ज़ाओ उनसे कहता है, एल्डर किन आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहिए, अगर आप मुझे 3 चीजें दे देते हैं तो मैं आपका डिसाइपल बना रहूंगा। पहली चीज ये है कि मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है और एक अच्छी जगह जहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं और कल्टीवेट कर सकूं। दूसरी बात ये है कि मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दुश्मन चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सा प्रेशर डाल सके, इतना ज्यादा प्रेशर कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए बहुत सा मेहनत करनी पड़े, इससे मेरी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ेगी। तीसरी बात ये है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेरी वजह से दूसरों के साथ पंगा ले सके और मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर सके अगर कोई पावरफुल मास्टर मुझे मारने के लिए आए तो। एल्डर किन उसे कहती है, तुम्हें ये तीनों चीजें क्यों चाहिए? आए तुम्हारा मकसद इतना बड़ा क्यों है? एल्डर किन सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है कि ये यंग मैन बहुत ज्यादा खतरनाक है, जितना मैंने सोचा है उससे ज्यादा खतरनाक है। ज़ाओ उनसे कहता है, मेरा मकसद बहुत ज्यादा साफ है, मुझे सिर्फ 3 साल में वर्ल्ड मिस्टिक लेवल तक पहुंचना है। मेरे पास क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से मुझे ये वाला तरीका ठीक लगता है। एल्डर भी इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम वर्ल्ड परफॉर्म लेवल तक पहुंचना चाहते हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं भी इस वक्त वर्ल्ड परफॉर्म लेवल पर हूँ, लेकिन मेरी उम्र 44 ईयर्स है, मुझे पूरे 44 साल लगे अपने वर्ल्ड परफॉर्म ड्राम पर पहुंचने के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ 3 साल के अरसे में अपने आप को वर्ल्ड परफॉर्म लेवल तक पहुंचा सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज़ाओ से कहता है, एल्डर किन आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये काम इम्पॉसिबल है बाकी के सारे जीनियस के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया है कि मैं इम्पॉसिबल को भी इम्पॉसिबल कर सकता हूँ। अपनी आंखों से देखा है कि एक एलिमेंट्री राम के फर्स्ट लेवल के बंदे ने एलिमेंट्री राम के 10th लेवल के बंदे को बड़ी आसानी से हरा दिया। एल्डर किन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, लड़के तुम्हारे गोल्स तो काफी ज्यादा बड़े हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बात की श्योरेंस देता हूँ, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं हर हाल में प्रोटेक्ट लाजमी करूंगा। लेकिन इस सेक्टर के बाहर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जब तक तुम पैलेस के अंदर रहोगे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बाहर ज़ाओ सेक्टर वाले तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पर तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। ज़ाओ एल्डर किन से बात करने के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है। मोली उसे कहती है, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो, जबकि एल्डर ने जहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी ली है? ज़ाओ वाकई में उदास होता है। ज़ाओ कहता है, मैंने वहाँ पर एल्डर किन के सामने ये तीनों बातें इसीलिए की थी ताकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। बातें सुनने के बाद उन्हें लगे कि मैं जीनियस स्टूडेंट हूँ और मुझे अपना पर्सनल डिसाइपल बना ले ताकि उनके रिसोर्सेज को मैं यूज कर सकूं। लेकिन एल्डर ने तो मेरी बात को सुना ही नहीं और समझा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। लगता है कि एल्डर किन को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं
3 साल में वर्ल्ड परफॉर्म लेवल पर पहुंच सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे इस प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं न्यू मून पैलेस के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाऊंगा अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। मॉली उसे कहती है, एल्डर किंग तुम्हें पहली बार देख रही है और तुम्हारी उनके साथ पहली मीटिंग थी, इसी वजह से वो तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और उन्हें तुम्हारे पर ज्यादा भरोसा भी नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम जाओ सेक्टर वालों का क्या करने वाले हो? जाओ सेक्टर के खिलाफ तुम अकेले हो। जाओची उसे कहता है, अगर जाओ सेक्टर के किसी बंदे ने बाहर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं उनके पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हालांकि उनके घर में रखी हुई मुर्गियां और उनके कुत्ते भी मेरे हाथ से नहीं बचेंगे, मैं सभी को मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से मेन हाल का दिखाया जाता है। एल्डर किंग काफी ज्यादा परेशान होती है और कहते हैं, आज सेक्टर लीडर बने हुए मेरा पहला दिन है और यहाँ पर एक नए डिसाइपल ने आकर कितना बड़ा बखेरा खड़ा कर दिया है। अब मैं सारे मसले को कैसे संभालूंगा? तो सारी बड़ी फैमिलीज को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया और हमारे खिलाफ कर दिया है। मास्टर की ने भी वहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त ज़ूरू वहाँ से निकल कर आती है, आकर उनके साथ बात करती है। वो उनसे कहती है, मास्टर की ने आपको युंची के बारे में क्या लगता है? तो यहाँ पर ज़ूरू को देखकर लगता है कि ये काफी बड़ी आंटी है, क्योंकि हमारे जाओची के सामने तो ये 16-17 साल की लग रही होती है। सेक्टर लीडर कीनू से कहते हैं, हम उसके टैलेंट को डिनाई नहीं कर सकते। अगर ये लड़का किसी बड़ी फैमिली में पैदा हुआ होता जहाँ पर इसको रिसोर्सेज मिलते तो अब तक इस लड़के की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी होती। हो सकता है कि ये अपने परफॉर्म लेवल में चला गया होता। ज़ूरू उसे कहती है, लेकिन इस लड़के ने जहाँ पर जाओ फैमिली के साथ पंगा लिया है, मुझे लगता है कि जाओ फैमिली वाले उसे मारने के लिए बहुत ही जल्दी यहाँ पर आएंगे और मैं चाहती हूँ कि जब वो सेक्टर के लोग यहाँ पर युंची को मारने के लिए आए, तुम यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करो। ये सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो एल्डर कीन उनसे कहते हैं, तुमने इस लड़के को अपने लिए चूज किया है। ज़ूरू उसे कहती है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पिछले 4 साल से मैं पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स में घूम रही हूँ, सारे कंट्रीज में गई हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिल सका जो कि इस लड़के के जितना टैलेंटेड हो। ये लड़का तो काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगता है कि यही मेरे काम आएगा। एल्डर कीन उसे कहते हैं, कंपटीशन को स्टार्ट होने में सिर्फ 2 साल बचे हैं, लेकिन इस लड़के के पास जो मिस्टिक पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है। इतनी ज्यादा लो पावर के साथ वो तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। ज़ूरू उसे कहती है, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि इसकी मिस्टिक पावर बहुत ज्यादा लो है, लेकिन इसने अपनी लो मिस्टिक पावर के साथ ही मेट्री परफॉर्म ग्राउंड के 10th लेवल के बंदे को बड़ी आसानी से क्रिपल कर दिया। नहीं लगता कि ये लड़का वो कर सकता है जो करना नामुमकिन है। तुम्हें इस लड़के के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने जो काम दिया है तुम बस वही करो। जाओ सेक्टर वाले यहाँ पर इस लड़के को मारने के लिए आए तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ सेक्टर के लोगों को यहाँ से भगा दो, इस लड़के को सेफ रखो, बाकी का सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगी। एल्डर कीन उसे कहती है, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे जो काम दिया है मैं उस काम को जरूर पूरा करूंगा। तुम्हारा भाई किसी से भी नहीं डरता। इसी हमारा नेक्स्ट सीन जाओ सेक्टर का दिखाया जाता है। जाओ सेक्टर के वो एल्डर और लू चेंग को अपने बाजू में उठाकर सेक्टर में वापस आ जाते हैं, उसे मेन रूम में लेकर आते हैं कि वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये क्या हुआ? ये तुम्हारे यंग मास्टर है। यंग मास्टर को इतना ज्यादा जख्मी किसने कर दिया? एल्डर चिल्लाकर जल्दी से लड़कों से कहते हैं, जाओ जाकर सेक्टर लीडर को बुलाकर लाओ और इसके साथ साथ डॉक्टर्स को भी बुलाकर लाओ। बड़ी देर के बाद डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और सेक्टर लीडर के जाओ लू चेंग के फादर है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, जबकि वो एल्डर जो के जाओ लू चेंग को उठाकर लाए हैं वो वहीं पर घुटनों के बल बैठे होते हैं और उसे कहते हैं, इस मास्टर यंग मास्टर को बचा ले, इसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, इसका बाजू टूट चुका है और ये पैरालाइज है। हमारा यंग मास्टर तब से बेहोश है जब से मैं इसे उठाकर यहाँ पर लाया हूँ। तो फादर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसको कॉलर से पकड़कर उठाते हैं और कहते हैं, किसने किया? मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किसने किया है? जल्दी से मुझे बताओ। एल्डर उनसे कहता है, हम लोग न्यू मून पैलेस सेक्टर में गए थे एल्डर किंग को कंग्रेचुलेट करने के लिए। वहीं पर हमारे यंग मास्टर ने उनके एक लड़के के साथ फाइट की। इसी फाइट के दौरान हमारा यंग मास्टर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। पैट्रियार्च उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं और उसे कहते हैं, बकवास बंद करो, तुम कचरे हो क्या? तुम वहाँ पर आगे बढ़कर मेरे बेटे को बचा नहीं सकते थे। न्यू मून पैलेस वालों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं न्यू मून पैलेस में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने भी ये किया है उसको तो मैं मार ही डालूंगा और उसके साथ साथ जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे पैट्रियार्च न्यू मून पैलेस में जाकर जाओची को उनसे ले पाएंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ फैमिली का एल्डर जाओ फैमिली के यंग मास्टर की बॉडी को उठाकर वापस ले आता है और फैमिली की पैट्रियार्च काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे उठाकर पटक देते हैं, क्योंकि न्यू मून पैलेस के इस बच्चे ने इसके साथ ये सब कुछ किया है। वो उनको सब कुछ बताता है। इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि एल्डर उनके बेटे को बचा नहीं सका। उनके साथ वाला बंदा चिल्लाकर उनसे कहता है, पैट्रियार्च जी अब क्या कर रहे हैं, प्लीज शांत हो जाए। यहीं पर हमें पहले अपने यंग मास्टर को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए ताकि वो आकर इसको एग्जामिन कर सके, उसको क्योर कर सके। उनके फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अब कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता? कि सारी की सारी मेडियन और बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स थी उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और ऊपर से इसकी हड्डियां भी टूट चुकी हैं। अब इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा के लिए क्रिपल हो गया है। मुझे बताओ कि मैं कैसे शांत हो सकता हूँ। साथ ही वो एल्डर से कहते हैं, जल्दी से यहाँ पर वापस आओ और मुझे बताओ कि सब कुछ हुआ कैसे। वो एल्डर उनको सारी बात बता देता है कि वहाँ पर चैलेंज कैसे हुआ और कैसे फाइट हुई। सीन न्यू मून पैलेस का दिखाया जाता है। जाओची अपने बिस्तर पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि मॉली भी उसके पास ही बैठी होती है। जाओची अपनी सेल्फ कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर लेता है और वो मॉली से कहता है, तो फाइनली मैंने अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया, लेकिन मेरी बॉडी में अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। मॉली उसे कहती है, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी मेरिडियंस अभी तक ठीक है। तुमने आज उनको कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया। दोबारा इस तरह की हरकत मत करना वरना तुम्हारी मेरिडियंस टूट जाएंगी। जाओची उसे कहता है, ईवल कार्ड की वो 7 मेरिडियंस, उनमें से पहली मेरिडियन ईवल सोल वो तो काफी ज्यादा स्पेशल निकली। उसी की मदद से मैंने एक ऐसे बंदे को हराया जो कि मुझसे 9 लेवल्स के हिसाब से अबव था। मॉली उसे कहती है, तुमने तो अभी तक सिर्फ एक ही मेरिडियन को ओपन किया है और तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है। तुम अपनी ट्रू मिस्टिक राम में पहुंचोगे तब तुम उसके सेकंड गेट को भी ओपन कर पाओगे और जब तुम सेकंड गेट
को ओपन करोगे तब तुम्हें नए मार्शल आर्ट्स के स्किल्स मिलेंगे। ये दोनों भी यहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त बाहर से आवाज आती है, कोई चिल्लाकर कहता है जुनजी चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जाओ। तो तुम जल्दी से बाहर नहीं आए तो मैं न्यू मून पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मोली जाओची से कहती है लगता है कि तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हें बाहर बुला रहा है। उसी वक्त जुनपा भागता हुआ उसके रूम में आता है और उसे कहता है जीजा जी बहुत ही बुरा हुआ, साउथ सेक्टर के पैट्रियार्च यहाँ पर अपने लोगों के साथ आए हैं, वो तुमसे बदला लेने के लिए आए हैं। जी कहता है मैंने तो ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे जी मैंने नहीं सोचा था। उनके बेटे ने वहाँ पर जो एग्रीमेंट किया था उनको उसके बारे में जरा भी परवाह नहीं है और वो लोग अपने एग्रीमेंट को तोड़ते हुए यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए चले आए हैं। उसे कहता है ब्रदर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, पिछले दरवाजे से भाग जाओ वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। जाओची से कहता है अगर वो लोग यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए आए हैं तो वो लोग मुझे पिछले दरवाजे से भी भागने नहीं देंगे, वो अपने साथ काफी सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आए होंगे, इसलिए मेरे पास यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। हमारा जाओची बाहर निकल जाता है और कहता है चलो ठीक है मैं भी फ्रंट डोर के ऊपर जाकर देकर आता हूँ कि वहाँ पर क्या होने वाला है। साउथ सेक्टर के पैट्रियार्च दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और उन्होंने दरवाजे को भी तोड़ दिया होता है, जबकि उसके सामने एल्डर किंग खड़े होते हैं। पैट्रियार्च गुस्से के साथ उसे कहते हैं वो यू मैं देखता हूँ कि तुम आज के मसले को कैसे निपटाते हो, तुम्हारे लड़के ने मेरे बेटे की कल्टीवेशन को क्रिपल किया है। एल्डर किंग से कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर किस बात का हिसाब दूंगा, इतनी रात के वक्त तुम यहाँ पर हमारे पैलेस गेट को तोड़कर अंदर घुसे हो, पर हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। ऊपर से तुम यहाँ पर हमें धमकी दे रहे हो कि तुम हमारे न्यू मून पैलेस को तबाह कर दोगे। पैट्रियार्च जाओ से कहते हैं तुम्हारे एक स्टूडेंट ने फाइट के दौरान बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दिया, उसकी हड्डियां टूट चुकी है, उसकी मेडियंस ब्लॉक हो चुकी है और वो सारी जिंदगी के लिए क्रिपल हो गया है। हमारे स्टूडेंट ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में, उसने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया कैसे? अगर तुम्हारे उस डिसाइपल जुनची के मैं हजारों पीसेस भी करता हूँ, नहीं लाखों पीसेस भी करता हूँ, तब भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। एल्डर किनो से कहते हैं लेकिन तुम्हें भी इस बारे में पता होगा, तुम्हारे उस एल्डर ने तुम्हें बताया तो होगा कि दोनों ने चैलेंज करने से पहले एक एग्रीमेंट किया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सभी के सामने उन्होंने ये बात की थी कि हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे, तो फाइट के दौरान अगर कोई सीरियसली जख्मी हो जाता है तब ब्लेम दूसरे के ऊपर नहीं आएगा और एक दूसरे से बदला नहीं लिया जाएगा। जबकि उन दोनों में एक एग्रीमेंट हो चुका है, तो तुम यहाँ पर किस बात का हिसाब मांगने के लिए आए हो? तुम यहाँ पर जुनची से बदला नहीं ले सकते। जाओ गुस्से के साथ उसे कहते हैं मैं उस एग्रीमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानता, तुम्हारे स्टूडेंट ने मेरे बेटे को क्रिपल कर दिया, बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम किसी ऐसे एग्रीमेंट को नहीं मान सकते। इसकी गवाही देने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं है। जाओ टियाननैन अपने बेटे के लिए यहाँ पर तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्टर को तबाह कर सकता हूँ, फिर चाहे मुझे लोग ये भी क्यों ना कहें कि मैं अपने जुबान का पक्का नहीं हूँ, मैंने अपना वादा तोड़ दिया, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारे जुनची को आज मार कर रहूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम उस लड़के जुनची को मेरे हवाले कर दो। मास्टर कीनो से कहते हैं अब जबकि साउथ सेक्टर के लीडर ये बात कर रहे हैं तो फिर ठीक है, मुझे भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अगर तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल को लेने के लिए आए तो अगर तुम ले सकती हो तो ले लो। जाओ जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं चलो ठीक है, अभी देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर अपने उस डिसाइपल को कैसे बचा पाते हो। जैसे वहाँ पर पैट्रियार्च जाओ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, एल्डर किंग भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। उनकी पावर्स जैसी वहाँ पर रिलीज होती है वो नीचे के सारे फर्श को भी तोड़ देते हैं। इस बात से जाओ पैट्रियार्च काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तो अपनी अर्थ परफॉर्म ड्राम तक पहुंच चुके हो, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एल्डर किंग से कहता है तुम तो एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिशनर हो, फिर तुम यहाँ पर न्यू मून पैलेस सेक्टर के लीडर बनने के लिए क्यों तैयार हो गए? तुम तो किसी भी बड़े सेक्टर में जाकर एक एल्डर बन सकते हो, फिर किसी बहुत बड़े सेक्टर के मास्टर बन सकते हो। स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है, तुम्हें इस छोटे से सेक्टर का लीडर नहीं होना चाहिए। एल्डर किंग से कहते हैं मैं यहाँ पर इंपीरियल फैमिली की तरफ से भेजा गया हूँ, क्योंकि हमारा न्यू मून पैलेस इंपीरियल फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कहीं पर भी हूँ और मेरी कोई भी पोजीशन क्यों ना हो, इंपीरियल फैमिली मुझे कोई ऑर्डर देती है तो मैं ऑर्डर्स को जरूर पूरा करता हूँ। जबकि तुम्हें पता है कि मैं न्यू मून पैलेस का पैट्रियार्च हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की रक्षा करूँ, तो मैं उस जुनची को भी जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए प्लीज चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ और इस बात को इतना ज्यादा ना बढ़ाओ। पैट्रियार्च जाओ से कहते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, लेकिन कल के बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि कल यहाँ पर जो कुछ भी होगा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कल मैं तुम्हारे न्यू मून पैलेस को बिल्कुल तबाह कर दूंगा। लेकिन उसकी बात सुनते ही गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम मेरे न्यू मून पैलेस को डिस्ट्रॉय करोगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जल्दी से आओ और मेरे न्यू मून पैलेस को डिस्ट्रॉय करके दिखाओ। इंपीरियल फैमिली वालों ने न्यू मून पैलेस को इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर आकर इसको डिस्ट्रॉय कर सके। क्या तुम इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जाना चाहते हो? जाओ से कहते हैं नहीं, मैं इतनी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ कि मैं इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जा सकूं। यहाँ पर कोई तो है जो कि इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि मेरे बेटे की शादी होने वाली है जाओ सेक्टर की मेन ब्रांच के एडिसन हॉल के ग्रेट एल्डर की बेटी के साथ। पीटर किन भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो सच है? क्योंकि उन्हें पता है कि जाओ सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और वो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ भी जा सकता है। पैट्रियार्च जाओ से कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर अपने जुनची को मेरे हवाले कर दो। अगर तुम जुनची को मेरे हवाले नहीं करते जाओ सेक्टर की मेन ब्रांच से लोग यहाँ पर आएंगे, जब वो यहाँ पर आएंगे और अपने सन इन लॉ को देखेंगे कि उसकी हालत खराब हो चुकी है, तो तुम्हारे न्यू मून पैलेस की क्या हालत करेंगे जो तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। वो यहाँ पर ये वाली धमकी देते हैं तो बहुत सारे डिसाइपल्स भागते हुए आते हैं और एल्डर किंग से कहते हैं प्लीज एल्डर किंग जुनची को इनको हवाले कर दे। लोग नहीं चाहते कि जाओ सेक्टर वाले आकर हमारे न्यू मून पैलेस को बर्बाद कर दे, वो भी सिर्फ एक लड़के के लिए जो कि अभी भी यहाँ पर आया है। हमें पता है कि जुनची एक जीनियस लड़का है और फ्यूचर में हमारे सेक्टर का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन उस लड़के के लिए हम सभी लोग मरना नहीं चाहते। जबकि जूरो को भी दिखाती है, जूरो भी वहीं पर दीवार के पीछे चुपकर ये सब कुछ सुन रही होती है। एल्डर किंग उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद कहते हैं क्योंकि मैं न्यू मून पैलेस का सेक्टर लीडर हूँ, तो मुझे सेक्टर लीडर होने के नाते अपने पैलेस को भी बचाना है। मैं सिर्फ एक लड़के के लिए अपने पूरे के पूरे न्यू मून पैलेस को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं यहाँ पर अभी के लिए जुनची को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। मुझे 10 दिन का टाइम दे दो सेक्टर लीडर्स आओ, तो मुझे 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन मेरे लिए काफी रहेंगे। 10 दिन के बाद मैं इस लड़के को अपने सेक्टर से निकाल दूंगा और उसके बाद जुनची का हमारे सेक्टर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा और उसके बाद तुम्हारा जो भी मसला होगा वो जुनची के साथ होगा। तुम उसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, वो मेरे सेक्टर का एक डिसाइपल नहीं रहेगा और ना ही मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। पैट्रियार्च जाओ से कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है तुम्हें 10 दिन देता
कहता हूँ 10 दिन के अंदर अंदर जुंची को अपने सेक्टर से बाहर निकाल देना। साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उसका एल्डर से कहता है रियाज क्या हम लोग वाकई में ऐसे यहाँ से जाने वाले हैं? पैट्रियार्च से कहते हैं हम लोग फिलहाल यहाँ से जाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। एल्डर किंग की स्ट्रेंथ मुझसे कम नहीं है। हम अगर यहाँ पर फाइट करेंगे अपने साथ एलीट वॉरियर्स को भी नहीं लेकर आया, हम लोग यहाँ पर फाइट को हार सकते हैं। हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हमें बस यहाँ पर 10 दिन का इंतजार करना है। जाओ सेक्टर की मेन ब्रांच से जैसे यहाँ पर कोई आएगा 10 दिन के बाद जुंची तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन साथ में न्यू मून पैलेस को भी नहीं छोड़ेंगे। जाओ सेक्टर की मेन ब्रांच से यहाँ पर आते ही हम लोग इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इन 10 दिनों में मैं चाहता हूँ कि तुम जुंची के ऊपर नजर रखो कि वो यहाँ से बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकलता है तो उसे उसी वक्त मार डालना। हमारा जाओची भी वहीं पर एक पेड़ के ऊपर बैठा ये सारी बातें सुन रहा होता है। जाओची कहता है मास्टर किन ने मुझे इमीडिएटली इनके हवाले नहीं किया तो काफी हैरान करने वाली बात है। आखिर उन्होंने 10 दिन का टाइम मुझे क्यों दिया है? जुंची दरख्त के ऊपर से नीचे उतरता है। उसी वक्त उसे महसूस होता है कि पीछे कोई है। उसे कहता है कौन है यहाँ पर? तो जूरू वहाँ पर होती है। जूरू से कहती है जूनियर ब्रदर यून तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, कहीं जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च तुम्हें यहाँ से लेना जाए। तो उसे कहता है वैसे मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी मुश्किल के वक्त में मुझे खूबसूरत सीनियर सिस्टर मिल जाएगी जो कि मेरी इतनी ज्यादा परवाह करती है। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। सीनियर सिस्टर से कहता है सीनियर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो उसे कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ। तब जबकि तुम्हारे उस इंसिडेंट की वजह से जाओ सेक्टर का मेन सेक्टर भी सब में इन्वॉल्व हो चुका है। अब तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए पहले से भी ज्यादा परेशान हूँ। जबकि जाओची उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है अगर मैं यहाँ पर जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च के हाथों मारा भी जाता हूँ, उसका मरने से पहले मुझे इतना तो पता होगा कि मेरे पीछे एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सिस्टर है जो कि मुझे हमेशा याद रखेगी। क्रू से कहती है जूनियर ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सीनियर सिस्टर के पास एक प्लान है, मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूरो जुंची से कहती है मेरे पास तुम्हें बचाने का एक अच्छा प्लान है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। वो उसे अपने बारे में बताती है। वो उसे कहती है मैं ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की रहने वाली हूँ, मेरे होम टाउन से 10 दिन के बाद कोई बंदा मुझे लेने के लिए आने वाला है। वो यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आएगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हें भी हमारे साथ ले चले, तुम्हें भी अपने साथ ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में ले जाऊंगी। हम लोग एक बहुत ही पावरफुल हाई लेवल के परफॉर्म एरियल बीस्ट के ऊपर बैठकर सफर करेंगे और कोई भी हमें पकड़ नहीं पाएगा। जाओ जिसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद से कहती है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने चेहरे के इस तरह के एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? जाओ जी बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। जल्दी से आगे बढ़कर उसे कहता है सीनियर सिस्टर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, इसी वजह से तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह करती हो, यहाँ तक कि तुम मेरी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। ज़ूरो आगे से शर्माना भी शुरू कर देती है और साथ ही गुस्से में भी होती है कि ये तो है ही बेवकूफ। वो उसके माथे पे फ्लिक करती है और उसे कहती है बेवकूफ गधे कहीं के, नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जैसे छोटे लड़के में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जाओची उसे कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हें पता है ना कि अगर तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने की कोशिश करोगी तो तुम भी जाओ सेक्टर को अपना दुश्मन बना लोगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सीनियर सिस्टर किसी मुश्किल में पड़ जाए। ज़ूरो से कहती है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैंने तुम्हारी हेल्प करने का फैसला किया है तो इसका मतलब ये है कि मैं इस बारे में श्योर हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और साथ ही मैं अपना भी ख्याल रख सकती हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतनी भी सिंपल नहीं है। जाओची उसकी बात सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है ठीक है सीनियर सिस्टर, उस दिन के बाद जब मुझे सेक्टर से निकाला जाएगा तब सभी कुछ तुम्हारे कंधों पर होगा, तुम्हें मेरी जान बचाना होगी। इसके बाद जब मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाऊंगा तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। ज़ूरो से कहती है जूनियर ब्रदर अगर तुम वाकई मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहती हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो तब तक जब तक मैं अपने एहसान का बदला तुमसे ले नहीं लेती। जब टाइम आएगा मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगी मुझे तुमसे क्या चाहिए। तो ज़ूरो उसके साथ बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है जबकि हमारा लिनफेंग अपने रूम की तरफ वापस आ रहा होता है। पुलिस जाओची से कहती है तुम दोनों का तो आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना ही तुम दोनों का आपस में कोई ब्लड रिलेशन है और ना ही तुम दोनों को कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो उन्होंने सिर्फ एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत की है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है। उस लड़की का असली मकसद क्या है? जाओची उसे कहता है मुझे लगता है कि उसका वाकई में कोई ना कोई मकसद है, यहाँ पर मेरी हेल्प करना चाहती है, वो मुझे सेफ रखेगी और बाद में मुझसे अपना कोई ना कोई काम निकलवाएगी। जाओची उसे कहता है तो मेरा मकसद भी तो बिल्कुल वैसा ही है, ये तो हम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम दोनों में से कौन अपने मकसद में कामयाब होगा। अगर वो कामयाब हो गई वो सब कुछ करना पड़ेगा जो वो चाहती है, लेकिन अगर मैं कामयाब हुआ मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं उसके साथ करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। जाओची अपने रूम में खड़ा होता है और कहता है मैंने अब काफी ज्यादा रिकवर कर लिया है, पूरी रात में बैठकर अपनी बॉडी को हील करने में लगा रहा, लेकिन अभी भी मैंने अपनी सिर्फ आधी मिस्टिक पावर को रिकवर किया है। जाओची कहता है चलो अब अपनी हिमली पॉइजनस बीड के अंदर चलते हैं और वहाँ पर जाकर उस ड्रैगन कोर को देखते हैं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। तो जाओची जल्दी से अपने हिमली पॉइजनस बीड के अंदर चला जाता है। तभी वो अपने हिमली पॉइजनस बीड के अंदर जाता है तो वहाँ पर मोली बड़े ही आराम से सो रही होती है। जाओची उसकी तरफ देखता है तो उसके पास ही बैठ जाता है, शर्माते हुए कहता है मोली सोते हुए तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, जरा इसकी बॉडी की तरफ देखो तो सही, इसने कपड़े भी नहीं पहने हुए। साथ ही वो कहता है लेकिन ये तो हमेशा ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, चाहे ये सो रही हो या फिर जाग रही हो। उसके पास ही बैठा होता है कि उसी वक्त मोली कोई सपना देख रही होती है और वो अपने एल्डर ब्रदर का नाम पुकार रही होती है। जाओची कहता है जी यहाँ पर एल्डर ब्रदर किसको कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जी अपने मरे हुए बड़े भाई का सपना देख रही है। मोली सपना देखते हुए रोना शुरू कर देती है और वहीं पर अपनी बाहें फैलाकर कहती है एल्डर ब्रदर तुम अपनी बहन के सपने में दोबारा से आ गए, तो जल्दी से आओ और अपनी बहन को गले से लगा लो। तो सपने में उठकर हमारे जाओची के साथ लिपट जाती है और उसे कह रही होती है एल्डर ब्रदर। हमारा जाओची से कहता है मोली जी तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं तो जाओची हूँ। मोली की आंख खुलती है, वो उसे एक जबरदस्त किक मारती है, उसे वहीं पर नीचे गिराकर
उसके ऊपर अपना पाँव रख लेती है और उसे कहती है बेवकूफ गधे कहीं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओची उसे कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हें ब्लैंकेट देने के लिए आया था, लगता है कि मैंने तुम्हारा सपना खराब कर दिया, तुम तो यहाँ पर बहुत ही स्वीट ड्रीम्स देख रही थी। जाओची उसे कहता है तुम तो यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर ही सो रही हो, मुझे लगता है कि प्रिंसेस के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छा सा बेड लेकर आना पड़ेगा कि तुम बेड के ऊपर बड़े ही आराम से सो सको। मोली उसे कहती है अब सिर्फ मेरा बेड देने के लिए तुम यहाँ पर तो नहीं आने वाले, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई और काम है, मुझे ये बताओ तुम्हें इस प्रिंसेस से क्या चाहिए। जाओची उसे कहता है हाँ मेरा एक और मकसद है, मैं ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड में यहाँ पर सिर्फ तुम्हें बेड देने के लिए यहाँ पे ब्लैंकेट देने के लिए नहीं आया, तुम्हें पता है कि जाओ सेक्टर वाले मेरे पीछे आने वाले हैं। मोली उसे कहती है तो फिर तुम उनसे निपटने के लिए क्या करने वाले हो। जाओची उसे कहता है अब जबकि जाओ सेक्टर वाले जहाँ पर मुझसे पंगा लेने के लिए आने वाले हैं तुझे तो बहुत इम्पोलाइट होगा अगर मैं जाओ सेक्टर वालों के लिए कोई गिफ्ट ना भेजूं, मुझे भी तो उनको रिटर्न में कोई गिफ्ट देना पड़ेगा कि मैंने उनके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट तैयार करने की तैयारी की है, लेकिन इस स्पेशल गिफ्ट को तैयार करने के लिए मुझे ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर रहना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी यहाँ पर रहते हुए मैं अपने इस नए गिफ्ट को तैयार कर लूंगा। साउची जहाँ पर ड्रैगन कोर के अंदर किसी किस्म के पॉइजनस को मिक्स करने वाला है, तो उस ड्रैगन कोर को कंप्लीट कर लेने के बाद साउची ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में जाता है। साउची रात के वक्त अपना बेस बदलकर दोबारा से उसी मास्टर की शेप में पो के पास चला जाता है। एल्डर पो से कहते हैं स्टीम कस्टमर आप इतनी रात के वक्त हमारे पास क्या लेने के लिए आए हैं, उम्मीद करता हूँ जो भी आपको यहाँ से चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हो। साउची जल्दी से अपने पास से ड्रैगन कोर को निकालता है और उसे कहता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्रैगन कोर को मुझसे खरीद लो। एल्डर पो ड्रैगन कोर को देखते फिर से घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं स्टीम कस्टमर आपको तो पता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अपने मर्चेंट गिल्ड को बेच भी दूं तब भी ये ड्रैगन कोर आपसे नहीं खरीद सकता, अब यहाँ पर मुझे दोबारा से शर्मिंदा करने के लिए आए हैं, एक एम्परर लेवल के ड्रैगन की ड्रैगन कोर है, मैं इसको नहीं खरीद सकता। अब जो कहता है मुझे इसके बदले में सिर्फ 50,000 पर्पल परफॉर्म कॉइन्स चाहिए, इसके बदले में तुम इस ड्रैगन कोर को मुझसे खरीद सकते हो। वो भी ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान होती है और कहती है क्या तुम्हें सिर्फ 50,000 पर्पल कॉइन्स चाहिए, साथ ही वो सोच रही होती है 50,000 पर्पल कॉइन्स में एक ड्रैगन कोर को खरीदना, इसका मतलब यह है कि ये हमें फ्री में मिल रही है। जाओची उसे कहता है हाँ मैंने 50,000 पर्पल कॉइन्स ही कहा है, बिल्कुल भी गलत नहीं सुना, क्या तुम इसको खरीदोगे या नहीं। पो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं मैं इसको खरीदूंगा, इसके अलावा आप और मुझसे क्या चाहते हैं। जाओची उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्रैगन कोर को मुझसे खरीद लो और उसके बाद सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर साउथ सेक्टर वालों को इसको बेच दो। साउथ सेक्टर वालों को तुम चाहे जितना महंगा इसको बेच सकते हो, तुम इससे जितना मुनाफा कमाना चाहो उतना कमा सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे साउथ सेक्टर वालों को ही बेचना है। एल्डर पो से कहते हैं सर आपको पता है कि ये ड्रैगन कोर बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन आप मुझे इसे बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप इसको हमारे जरिए से क्यों बेचना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमारी शॉप साउथ सेक्टर वालों को बेचे। जाओची उसे कहता है तुम्हें पता है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम एक बच्ची के लिए ड्रेस दी थी, ड्रेस तुमने मुझे गिफ्ट में दी थी, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है और मैं किसी का एहसान नहीं रखता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्रैगन कोर को मुझसे सस्ते में खरीद लो ताकि मेरे ऊपर जो तुम्हारा एहसान है वो उतर जाए, इसके बाद हम दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो। एल्डर पो से कहते हैं ठीक है सर मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर साथ ही वो से कहता है और आप क्या चाहते हैं कि मैं जाओ सेक्टर वालों को कितनी प्राइस में इसको बेचूं। जाओची जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम इसे जितना महंगा चाहे उतना महंगा बेच सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि साथ तुम और कुछ भी करने का सोचना भी मत, सिर्फ और सिर्फ ये साउथ सेक्टर वालों को बिकनी चाहिए और सिर्फ 10 दिनों के अंदर तुम इससे जितना मुनाफा कमाना चाहते हो कमा सकते हो, लेकिन अगर तुमने इसे किसी और को बेचा साउथ सेक्टर के अलावा तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओची जैसी बड़े एक्शन के साथ चलते हुए बाहर की तरफ जा रहा था उसी वक्त उसे याद आता है कि मैंने तो एक बेड खरीदना था और बेचारे जाओची को फिर से वहाँ से वापस की तरफ मुड़ना पड़ता है। जाओची पीछे की तरफ मुड़ता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। एल्डर पो भी काफी घबरा जाते हैं कि ये वापस क्यों आया है। जाओची उसे कहता है क्या तुम्हारे पास लड़कियों के लिए कोई बड़ा सा नरम सा बेड है। एल्डर पो से कहते हैं हाँ हमारे पास एक बहुत ही अच्छा बेड है, इसको व्हाइट जेड प्रिंसेस बेड कहा जाता है, पता नहीं ये आपके लिए काफी होगा या नहीं, कि ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा बेड है। जाओची उस बेड की तरफ देखता और कहता है इस बेड के ऊपर बहुत ही नरम गद्दा है, जबकि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे जेड क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, ये वाकई में बहुत ज्यादा महंगा बेड है, यानी एक बेड के ऊपर इतनी ज्यादा ऑर्नामेंट्स लगाने की क्या जरूरत है और इसको इतना महंगा बना दिया, जबकि सिर्फ इसके ऊपर एक गद्दा होना चाहिए था जिसके ऊपर आराम से सोया जा सके। जाओची मोली से कहता है मोली क्या तुम्हें ये बेड पसंद है, तुम भी तो ग्राउंड के ऊपर सो कर थक चुकी होगी, तो क्या तुम्हें ये बेड चाहिए या नहीं। मोली उसे कहती है एक बेड खरीद कर देना जो तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैंने तुमसे बेड नहीं मांगा, अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। जाओची अपने कार्ड को निकालता है और उस एल्डर से कहता है 50,000 में से अपने इस बेड की कीमत को काट लो, बाकी की मुझे दे दो, ये वाला बेड चाहिए। वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं स्टीम कस्टमर कहा कि आपकी बेटी इस दुनिया की सबसे लकी प्रिंसेस है, जो आप जैसा केयर करने वाला फादर मिला है। जबकि मोली भी अपने बेड को लेकर काफी ज्यादा खुश होती है। जाओची ने वो ड्रैगन कोर वहाँ पर बेच दिया और साथ ही उसने बेड भी खरीद लिया है। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। तो हमारा जाओची अपने प्लान को पूरा करने के लिए एक डॉक्टर का बेस बदल लेता है। डॉक्टर का बेस बदलने के बाद अपने हाथ में एक बड़ा सा बैनर उठाता है और साथ में घंटी पकड़ता है और बाजार में आवाज लगा रहा होता है। उस बैनर के ऊपर उसने लिखा होता है मैं एक बहुत ही जीनियस डॉक्टर हूँ, मैं हर किस्म की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं कर सका तो मैं अपने हाथों से अपने पीपी को काट दूंगा। वहाँ पर गली में जो लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग कहते हैं जरा देखो तो सही, ये पता नहीं कहाँ से उठकर आ गया, इसे लगता है कि इस तरह लिखने से लोग इसके ऊपर यकीन कर लेंगे, ये तो कोई ठग लगता है। कागज के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक जीनियस डॉक्टर है, ये अगर इलाज नहीं कर पाया तो ये अपने पीपी को काट देगा। आजकल इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर घूमते हैं जो कि इस तरह बैनर्स लिखते हैं कि बड़ी बात काट देना तो आसान है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना पीपी काट सके। यानी पैसा कमाने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं। जाओची पूरा दिन गली में घूमता है लेकिन उसे कोई भी कस्टमर नहीं मिलता, तो सभी लोग उसे एक ठग समझ रहे होते हैं। जाओची जाकर बैठ जाता है। मोली उसे कहती है मुझे ये बताओ आखिरी लाइन का क्या मतलब है कि तुम अपना पीपी काट दोगे। जाओची उसे कहता है तुम आज सुबह से मुझसे कितनी बार पूछ चुकी हो कि अपना पीपी काट देने का मतलब क्या होता है, मैंने तो बस जहाँ पर एक जुमला बनाया है ताकि पढ़ने वालों को ये पढ़ने में काफी ज्यादा एक्साइटेड लगे, इसका कोई भी मतलब नहीं है। हमारी छोटी मोली को तो पीपी के बारे में पता ही नहीं है, आप लोगों को तो पता होगा कि पीपी किसको कहते हैं। मोली गुस्से के साथ उसे कहती है प्रिंसेस को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि पीपी काटने का मतलब क्या है। जाओची उसे कहता है मैंने तो बस ये बात इसीलिए लिखी है कि ये काफी ज्यादा अच्छी दिखती है और पढ़ने में आसान है, मैं यहाँ पर लिखता कि मैं अपना बाजू काट दूंगा, अपनी मेडियंस काट दूंगा, अपनी गर्दन काट दूंगा, तो ये
बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि मैं अपना पीपी काट दूंगा। मॉली उसे कहती है अगर तुम मुझे सच भी कह रही हो फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है कि पीपी का कुछ और ही मतलब होता है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे। इस सीन में देखेंगे क्या हमारे जाउची को उसको ट्रीट करने के लिए कोई पेशेंट मिलेगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाउची डॉक्टर बनकर अपने हाथ में बैनर लेकर गली में बैठा होता है। वो वहाँ पर अपने लिए पेशेंट्स को ढूंढ रहा होता है, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन उसे कोई पेशेंट नहीं मिलता। तो हमारा जाउची वहीं पर गली में बैठा होता है कि उसी वक्त सामने से साउथ सेक्टर के 2 लड़के आते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हमारे फैमिली पैट्रियार्च ने इस सिटी के जितने भी महान डॉक्टर है उन सभी को पहले ही बुलाकर अपने बेटे का चेकअप करवा लिया है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम उनके लिए किसी और नए डॉक्टर को ढूंढ कर लाएं। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर कोई गली में मिल जाएगा। ऐसा कोई महान डॉक्टर गली में क्या कर रहा होगा कि हम उसे उठाकर कहीं से ले आए, क्योंकि हमारे शहर के जितने भी डॉक्टर्स थे वो सभी के सभी हमारे यंग मास्टर का इलाज करने में नाकाम रहे हैं। उसका साथी उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि हमें यहाँ पर डॉक्टर को ढूंढे बिना वापस जाने को नहीं मिलेगा। सेक्टर पैट्रियार्च ने कहा था अगर हम डॉक्टर को नहीं लेकर आ पाए तो हमें सेक्टर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए जल्दी से ढूंढना शुरू करो। हमें कोई डॉक्टर वापस लेकर जाना पड़ेगा वरना हम लोग वापस नहीं जा पाएंगे। यहीं पर उसके दोस्त की नजर सामने पड़ती है। वो कहता है वहाँ पर सामने देखो, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ है। उसने अपने बैनर के ऊपर लिखा भी हुआ है कि वो एक बहुत ही जीनियस और महान डॉक्टर है। उसका दोस्त से कहता है ये तो सिर्फ एक ट्रैवलिंग डॉक्टर है, इस तरह के डॉक्टर कैसे हो सकते हैं, मुझे तो ये कोई ठग लगता है। उसके हुलिये की तरफ तो देखो, क्या तुम्हें किसी भी एंगल से वो कोई डॉक्टर लगता है। तब उसका दोस्त उसके सर में एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये डॉक्टर है या फिर एक ठग है। हमें सेक्टर पैट्रियार्च ने कहा था कि हमें वापस आने को तभी मिलेगा अगर हम लोग अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आते हैं। इसने लिखा हुआ है कि ये एक डॉक्टर है और एक महान डॉक्टर है, तो हम इसे वापस उठाकर ले जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर पता चला कि ये एक नकली डॉक्टर है, तो सेक्टर पैट्रियार्च खुद ही से मार डालेंगे। तो वो दोनों लड़के जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जाउची से कहते हैं जीनियस डॉक्टर प्लीज हमारे साथ हमारे सेक्टर में आओ। हमारे सेक्टर में जो यंग मास्टर है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, एक फाइट में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे घर में वापस चलो। अब जबकि तुमने अपने बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि तुम एक जीनियस डॉक्टर हो और तुम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो, अगर तुम इलाज नहीं कर पाए तो तुम अपने पीपी को काट दोगे, चलो हमारे साथ चलो। तो वो दोनों जब जाउची से बात कर रहे होते हैं, जाउची अपने एक्टिंग मोड में होता है। जाउची उनसे कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी भी मरीज को अच्छे से ट्रीट करूँ, क्योंकि तुम्हारा यंग मास्टर बहुत ज्यादा बीमार है तो मैं उसका इलाज करने के लिए तुम्हारे साथ लाजमी चलूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमें जाना कहाँ पर है, तुम दोनों कौन से सेक्टर से यहाँ पर आए हो। जाउची भी इसी बारे में सोच रहा होता है। इन लोगों ने कहा कि इनके सेक्टर का यंग मास्टर बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी तो सिर्फ जाउ सेक्टर का यंग मास्टर है जिसे मैंने जख्मी किया है। लड़का बड़े एटीट्यूड के साथ उसे कहता है अगर मैं तुम्हें अपने सेक्टर का नाम बता दूंगा तुम तो डर के मारे यहीं पर मर जाओगे। हम लोग जिस सेक्टर से हैं वो न्यू मून सिटी का सबसे बेस्ट सेक्टर है, नंबर 1 सेक्टर है, उसका नाम जाउ सेक्टर है। जाउची उनकी बात सुनते ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये लोग तो वाकई जाउ सेक्टर से यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ पर डॉक्टर का रूप इसलिए धारण किया था कि मैं यहाँ पर कुछ पेशेंट्स का चेकअप करूंगा और उसके बाद मेरी रेपुटेशन के बारे में उन लोगों को पता चलेगा, जाउ सेक्टर तक मेरी खबर पहुंचेगी कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर मेरा पहला ही पेशेंट जाउ सेक्टर का यंग मास्टर होगा, ये तो डायरेक्टली मेरे तक पहुंच जाए। लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। वो लड़के जाउची से कहते हैं डॉक्टर अगर तुमने यंग मास्टर का इलाज कर दिया तो फिर हमारे सेक्टर पैट्रियार्च तुम्हें बहुत अच्छा इनाम देंगे, इसलिए हमारे साथ चलो। जाउची उनसे कहता है एक डॉक्टर जो कि प्रैक्टिस करता है वो लोगों की जान बचाने के बारे में सोचता है, उसे पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। क्या तुमने मेरी हालत नहीं देखी, क्या तुम्हें दिखाई देता है कि मैंने कोई महंगे कपड़े पहने हुए हैं, मुझे पैसे का बिल्कुल भी मोह नहीं है, मुझे सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करना है, चलो जल्दी से मुझे अपने साथ लेकर चलो। वो दोनों लड़के आगे आगे चलना शुरू करते हैं और हमारा जाउची उनके पीछे चल रहा होता है। एक सीन जाउ सेक्टर का दिखाया जाता है। जाउ सेक्टर के पैट्रियार्च यानी कि जाउ लू चेंग के डैड अपने हाथ में क्रिस्टल लेकर खड़े होते हैं। वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा खास होता है। वो कहते हैं लगता है कि मुझे अपने बेटे की मेडियंस को दोबारा से ठीक करने के लिए इस क्रिस्टल को यूज करना पड़ेगा। इस क्रिस्टल को पर्पल वेन हीवन क्रिस्टल कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा स्पेशल है और ये इतना ज्यादा महंगा है कि हमारी फिंगर टिप के बराबर का एक छोटा सा टुकड़ा भी बहुत ज्यादा महंगा होगा कि उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमारे पास सिर्फ एक ही पीस है और मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह के पर्पल क्रिस्टल को देख भी नहीं पाते क्योंकि ये इतना ज्यादा स्पेशल और रेयर है और बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि इस क्रिस्टल को यूज कैसे करना है। उसी वक्त बाहर का दरवाजा खुलता है और वो लड़के अंदर आते हैं और उनसे कहते हैं सेक्टर पैट्रियार्च हम आपके लिए एक और डॉक्टर को ढूंढ लाए हैं और ये वाकई में बहुत ज्यादा महान डॉक्टर है। तो सेक्टर पैट्रियार्च वहीं पर खड़े खड़े पीछे की तरफ देखते हैं। जाउची अंदर आता है और कहता है ये वाली जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है और जाउची ने अभी भी अपना बैनर अपने हाथ में पकड़ा होता है। वो सभी लोग जाउची की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं क्या ये कहाँ से आ गया है, शक्ल से ये तो भिखारी दिखाई देता है, ये लोग इसको उठाकर ले आएंगे, ये एक महान डॉक्टर है। सेक्टर पैट्रियार्च हमारे जाउची की तरफ देखते हैं और लड़कों से कहते हैं तुम लोग इस ठग को कहाँ से उठाकर ले आए हो, इसको तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये ठग है। ऊपर से इस ठग की हिम्मत तो देखो, ये साउथ सेक्टर में हमारे मेन पैलेस में अंदर घुस आया है। ऐसे लगता है कि हमारे साउथ सेक्टर के लोगों को चीट करना इतना ज्यादा आसान है। मैं चाहता हूँ कि इसके हाथ पांव तोड़कर इसको उठाकर बाहर फेंक दो ताकि इसे एक अच्छा सबक मिले। जब वो सभी लोग पैट्रियार्च की बात नहीं सुनते तो पैट्रियार्च उनसे कहता है जाओ जी हाई तुम इंतजार किसका कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर दिया है, इस ठग को उठाकर बाहर फेंक दो। लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हमारा जाउची पीछे खड़ा होता है और उसे सामने से वो क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहा होता। वो वहीं से कहता है ये वाली चमक को तो मैं पहचानता हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कैसे छोटे से न्यू मून सिटी के अंदर एक पर्पल वेन क्रिस्टल दिखाई देगा। ये तो वाकई में एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस पर्पल वेन हीवन क्रिस्टल की प्योरिटी बहुत ज्यादा कम है। मेरे हिसाब से इसकी प्योरिटी 6.5 आउट ऑफ 10 होगी। सेक्टर पैट्रियार्च जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और जाउची से कहते हैं जीनियस डॉक्टर क्या वाकई में तुम इस क्रिस्टल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या तुमने इस पहले किस क्रिस्टल को देखा हुआ है। साथ ही पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं इसने इस क्रिस्टल को बिना देखे पहचान लिया सिर्फ इसकी चमक को देखकर, कहीं ये वाकई में एक महान डॉक्टर तो नहीं है। पैट्रियार्च जल्दी से भागते हुए हमारे जाउची के सामने आ जाते हैं। जाउची उसे कहता हाँ मैं इस
क्रिस्टल को पहचानता हूँ, ना सिर्फ इसको पहचानता हूँ बल्कि मुझे इसको इस्तेमाल करना भी आता है। फिर साथ ही साउची उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बेटे की वेन्स को दोबारा से रिपेयर करने के लिए इस क्रिस्टल को यूज करने की जरूरत है ही नहीं। बस कुछ ऐसी मेडिसिन है जिन मेडिसिन को यूज करते हुए बिना क्रिस्टल को यूज किए तुम्हारे बेटे की मेडिसिन को रिकवर कर सकता हूँ। वहाँ पर जो बाकी के डॉक्टर्स होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहते हैं ये किस तरह की बकवास कर रहे हो, तुम तो वाकई में ठग हो। तुम्हें लगता है कि जहाँ पर तुम हमारे जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च को बेवकूफ बना सकते हो। तुम्हें इस बारे में जरा भी पता है कि हमारे यंग मास्टर की इंजरीज कितनी ज्यादा गहरी है, उसकी इंटरनल इंजरीज को हील करना बिना इस पर्पल वेन क्रिस्टल के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहीं पर एक डॉक्टर चिल्लाकर कहता है सेक्टर पैट्रियार्च मेरी सारी उम्र मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हुए गुजर गई, लेकिन मैंने कभी भी इस इंसान को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। मैंने इस जैसा डॉक्टर नहीं देखा और मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। पता नहीं ये डॉक्टर है भी या नहीं, मुझे तो ये कोई ठग दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर सेक्टर मास्टर के बारे में जो भी बात की है सिर्फ इसने यहाँ पर तुके लगाए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं इसको आता। बाकी के सभी लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं और सेक्टर पैट्रियार्च से कहते हैं इसने बिल्कुल ठीक कहा, लोग भी मेडिसिन की प्रैक्टिस करते रहे हैं लेकिन हमने कभी इस डॉक्टर को पहले नहीं देखा। हमें तो लगता है कि आपको यहाँ पर जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपसे पैसे ऐड सके। जाओची उन सभी से कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे यंग मास्टर की सिचुएशन के बारे में नहीं पता। जब मैं यहाँ पर अंदर दाखिल हुआ था उसी वक्त मैंने यंग मास्टर के बेड की तरफ देखा था, मैंने उसकी सिचुएशन का हिसाब लगा लिया। मुझे पता है कि उसकी आधी मेरिडियंस टूट चुकी हैं और उसकी बॉडी के अंदर जो परफॉर्म वेन्स हैं वो सारी की सारी फट चुकी हैं। उसके बाएं बाजू के अंदर जो हड्डियां हैं वो 12 जगह से टूटी हैं, उसकी बाजू के अंदर 12 फ्रैक्चर हैं। ऊपर से लास्ट नाइट तुम लोगों ने उसको ठंड में लिटाई रखा जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड लग गई है और अब वो बेहोश हो चुका है, वो जाग भी नहीं रहा। डॉक्टर जाओची से चिल्लाकर कहता है इस वक्त तो पूरे के पूरे न्यू मून सिटी को इस बारे में पता चल चुका है क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पर बार बार उसको एग्जामिन करने के लिए आ रहे हैं, तो सभी को पता है कि यंग मास्टर के साथ क्या हुआ है। सबके बारे में जान पाना ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है, तो यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हो। तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम बहुत बड़े जीनियस डॉक्टर हो तो जरा मेरी बॉडी की तरफ देखो और बताओ कि मुझे कौन सी बीमारी है। वो डॉक्टर भी सोच रहा होता है चलो देखते हैं अब ये ठग मेरे बारे में क्या बता पाता है। मुझे जो बीमारी है ये कोई भी सिम्टम सामने दिखाई नहीं दे रहे, फिर ये कैसे बताएगा कि मुझे कौन सी बीमारी है। तो जाओची आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है डॉक्टर क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बीमारी के बारे में बता दूं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों के सामने अगर मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में बताऊंगा तो तुम्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी होगी। तो वो डॉक्टर आगे से चिल्लाकर उसे कहता है तुम एक कैसे डॉक्टर हो, एक डॉक्टर को तो बहुत ज्यादा बेशर्म होना चाहिए क्योंकि अगर वो शर्म करेगा तो वो कभी भी अपने पेशेंट को चेक नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर कोई बात छुपानी चाहिए, इतने सारे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता है तो जल्दी से बताओ कि मुझे कौन सी बीमारी है। तुमने मेरी बीमारी के बारे में सही बता दिया तो उसके बाद तुम यंग मास्टर को ट्रीट कर सकते हो। साउची उसे कहता है चलो फिर ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ, बाद में मत कहना कि सभी लोगों के सामने मैंने बता दिया। तो साउची उसे कहता है तुम्हारी आईब्रोज के नीचे का हिस्सा काला पड़ चुका है और इस सबसे मुझे इतना ही पता चल रहा है कि लगता है कि तुमने कल 2 बार किया है, यानी कि तुमने 2 बार अपनी वाइटैलिटी को रिलीज किया है और उसके बाद तुम सारी रात सो नहीं सके कि जैसे तुमने अपनी वाइफ के साथ अपना काम खत्म किया उसके बाद हाउस फैमिली के पैट्रियार्च ने तुम्हें यहाँ पर समन कर लिया और 2 बार करने की वजह से तुम्हारी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तुम काफी बुढ़े हो चुके हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक ही दिन में 2 बार करना चाहिए, इसी वजह से तुम्हारी किडनीज भी खराब होती जा रही है। वो डॉक्टर भी जाओची की ये वाली बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जाओची ने उसके बारे में जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा है। साथ ही वो बेचारा शर्म के मारे दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है। फिर साथ ही जाओची दूसरे डॉक्टर से कहता है भी यहाँ पर एक बहुत ही सीवियर बीमारी है, अगर तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। मुझे लगता है कि आज से 1 साल पहले ही तुम्हारी टांगों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द सूजन महसूस होती होगी, स्पेशली दोपहर के वक्त तुम्हारी टांगों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तुम्हें लगता है कि ये मौसम के चेंज होने की वजह से या मौसम में ठंड होने की वजह से ये सब कुछ होता है। इसी वजह से तुम अपनी टांगों के ऊपर गर्म पट्टी लगाते हो ताकि तुम इसको ठीक कर सको, इसको जरा ह्यूमिडिटी दे सको। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद अब तुम्हारी हालत पहले से खराब हो चुकी है। वो डॉक्टर भी हैरान होकर जाओची से कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जाओची से कहता है क्या तुमने कभी जेड आइड फ्लावर कार्व स्नेक के बारे में सुना है। अगर मेरा गैस बिल्कुल ठीक है तो मुझे लगता है कि 2 साल पहले एक सांप ने काटा होगा जिसको जेड आइड फ्लावर कार्व स्नेक कहा जाता है। वो एक रेड कलर का बहुत ही बारीक सा स्नेक होता है। क्योंकि तुम एक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हो इसी वजह से तुम्हारे पास हमेशा एंटीडोट मौजूद होते हैं। 2 साल पहले जब उस सांप ने तुम्हें काटा होगा तुमने जल्दी से अपने पास एक एंटीडोट निकालकर उसको ले लिया होगा। इस बात को तुमने रफा दफा कर दिया कि तुमने एंटीडोट ले लिया है, लेकिन असल में तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि उस स्नेक का कोई एंटीडोट है ही नहीं। तुमने जो एंटीडोट दिया है वो एंटीडोट उस स्नेक के खिलाफ काम नहीं करता और उसका पॉइजन भी के अंदर ही रहता है और 2 साल के बाद वो अपना काम शुरू करता है क्योंकि वो स्लो पॉइजन है। 2 साल के अरसे में तुम्हारी टांगे दर्द करना शुरू कर देती है और फिर 3 साल के बाद जब ये पॉइजन बॉडी में पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, इस बंदे को सामने काटा था वो मर जाता है। वो डॉक्टर भी ये बात सुनने के बाद वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और जाओची से कहता है महान डॉक्टर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मुझे लगा था कि ये कोई आम सा स्नेक है और मैंने उस स्नेक का एंटीडोट भी ले लिया था, लेकिन वहाँ पर वाकई में एक सुरख कलर का बारीक सा सांप था जिसने मुझे काटा था। ये सब कुछ वाकई में 2 साल पहले हुआ था और आजकल मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। वो डॉक्टर जाकर जाओची के पैर पकड़कर रोना शुरू कर देता है और कहता है तुम एक बहुत बड़े जीनियस डॉक्टर हो, प्लीज मुझे अपना शागिर्द बना लो। साथ ही वो कहता है मेरी जान बचा लो, अब मुझे बताओ कि मेरे पास वक्त कम है, अब मुझे कौन सी मेडिसिन चाहिए होगी। इन पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में इन सभी लोगों को जाओची के महान डॉक्टर होने पर यकीन आएगा या नहीं। जाओची ने जो भी बातें बता रहा है वो बिल्कुल सच बता रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वहाँ पर उन सारे डॉक्टर्स को यकीन दिलाने के लिए उनकी बीमारी के बारे में बता रहा होता है। वो लास्ट डॉक्टर को उसकी बीमारी के बारे में बताता है कि 2 साल पहले उसे किसी सांप ने काटा था। तो वो डॉक्टर भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि 2 साल पहले वाकई एक सांप ने उसको काटा था। वो जल्दी से उसके पांव पकड़कर रोना शुरू कर देता है और कहता है मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है, प्लीज जल्दी से मुझे इसका कोई इलाज बताओ, मैं कैसे अपनी जान बचा सकता हूँ। इन पर जाओ सेक्टर का पैट्रियार्च के बाद दूसरे नंबर पर जो एल्डर होता है वो भी खड़ा होता है। उस डॉक्टर की तरफ देखता है जो कि जाओची के पांव में पड़ा होता है। वो कहता है गोंगसन जू न्यू मून सिटी के 3 महान डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर है। अब जरा देखो जी यहाँ पर इस
हैं डॉक्टर के पाँव में किस तरह पड़कर भीख मांग रहा है कि वो उसको इलाज बता दे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डॉक्टर जिसे हम लोग कोई ठग कह रहे हैं ये कोई ठग नहीं है बल्कि वाकई में एक बहुत ही महान डॉक्टर है। तो सेकंड एडर जल्दी से आगे बढ़ता है और जाउची से कहता है, महान डॉक्टर क्या आप अपने नाम के बारे में हमें बताएंगे? हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है। तो जाउची जहाँ पर सिर्फ एक तुक्का लगाता है, वो उसे अपने नाम के बारे में बताता है। वो उसे कहता है, मेरा सरनेम हांगफू है और मैं बहुत ज्यादा दूर से आया हूँ, मैं कॉन्टिनेंट से आया हूँ जिसका नाम डिवाइन फिनिक्स एम्पायर है। ऐसे वो सभी लोग डिवाइन फिनिक्स एम्पायर के बारे में सुनते हैं, वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन सभी लोगों ने डिवाइन फिनिक्स एम्पायर के के बारे में पहले से सुना होता है। वो लोग कहते हैं अगर ये वाकई में डिवाइन फिनिक्स सिटी का डॉक्टर है तो इसका मतलब ये है इसका निकनेम एसेंट्रिक गॉड हैंड है। जाउची भी उनकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि इन सभी को हुआ क्या है, ये सभी लोग मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। तो वो सभी लोग जाउची की तरफ देखकर ब्लश कर रहे होते हैं और साथ ही उनकी आंखें भी चमक रही होती हैं। ये सभी डॉक्टर डिवाइन फिनिक्स सिटी के वो ही को अपना मास्टर मानते हैं क्योंकि वो 5 बड़े डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर है और एक बहुत ही महान डॉक्टर है। जाउची कहता है, मैंने तो सिर्फ इस नाम को ऐसे चुन लिया था, मुझे क्या पता था किस तरह का डॉक्टर वाकई में होता है। जाउची अपनी एक्टिंग को जारी रखता है और उनसे कहता है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस न्यू मून सिटी के लोगों को मेरे नाम के बारे में पता होगा। तो तुम लोग मुझे जानते हो, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं ही हांगफू ही हूँ। रही बात मेरे निकनेम एसेंट्रिक गॉड हैंड होने की, तो इस बारे में हम लोग फिलहाल बात नहीं करते। वो सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, महान डॉक्टर आप तो वाकई में गॉड हैंड है, हम तो आपको पहचानने में बिल्कुल बेकार रहे ताकि हम लोग भी मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप जैसा महान डॉक्टर कोई भी नहीं है। सुना है कि आपके पास बहुत सारी डिवाइन टेक्निक्स है जिससे आप किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपको आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जाउची के लिखे हुए बैनर की भी तारीफ कर रही होती है और कहती है, जरा इस बैनर के ऊपर लिखे हुए अल्फाज को तो देखो, ये बिल्कुल एक पॉइंट की तरह है, किस तरह इन अल्फाज को जोड़ा हुआ है और लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं बीमारी का इलाज नहीं कर पाया तो मैं अपने पीपी को काट दूंगा, क्योंकि किसी भी मर्द के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पीपी को काट सके। इतना का काम तो एक महान डॉक्टर ही कर सकता है, मास्टर हांगफू ही ऐसा कर सकते हैं। सेकंड एल्डर पैट्रियार्च के पास जाती है और कहती है कि ये वाकई में वो गॉड हैंड है, हांगफू ही है, तो मतलब ये हमारे जाओ सेक्टर के यंग मास्टर का इलाज कर सकता है। पैट्रियार्च से कहता है, आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, लगता है कि हीवंस और गॉड्स आपसे बहुत ज्यादा खुश है, इसी वजह से इन्होंने इस डॉक्टर को यहाँ पर भेज दिया है। अब हम लोग आपके बेटे की जान बचा सकते हैं, यानी कि अपने यंग मास्टर को बचा सकते हैं। ये डॉक्टर वाकई में एक बहुत ही महान डॉक्टर है, अगर ये वाकई में यहाँ पर आपके बेटे का इलाज करेगा तो हम आपके बेटे को बचा सकते हैं। पैट्रियार्च सेकंड एल्डर से कहती है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये वही डॉक्टर है? लेकिन मुझे तो जो किसी भी एंगल से एक महान डॉक्टर नहीं लगता। सेकंड एल्डर से कहती है, पैट्रियार्च मैं आपको सीनियर डॉक्टर के बारे में बताता हूँ, हमारे सीनियर डॉक्टर हांगफू डॉक्टर नहीं है बल्कि एक बहुत ज्यादा जीनियस डॉक्टर है। मेडिसिन की दुनिया में उन्हें डॉक्टर नहीं बल्कि एक सेंट कहा जाता है। फर्म स्काई कॉन्टिनेंट के 5 डिवाइन डॉक्टर्स में इनका नाम भी आता है। ये वाकई में बहुत ही महान डॉक्टर है। इनके बारे में काफी कुछ किस्से कहानियां सुन रखी हैं। बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र सिर्फ 45 साल के करीब दिखाई देती है। उनके बाल और उनकी दाढ़ी वो भी बिल्कुल काली है, बिल्कुल शक्ल से जवान दिखाई देती है, लेकिन कहा जाता है कि इनकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा है। तो ऊपर से इन्होंने अपनी कल्टीवेशन को भी आगे नहीं बढ़ाया, ये सिर्फ अपनी एलिमेंट्री ड्राम में है। पैट्रियार्च सेकंड एल्डर की बात सुनने के बाद कहती है, हाँ उस महान डॉक्टर के बारे में तो मैंने भी सुना है कि उसका निकनेम एसेंट्रिक गॉड हैंड है, लेकिन क्या होगा अगर ये कोई फेक निकला? ऐसा ना हो कि ये कोई फेक निकले और जहाँ पर हमारे बेटे के साथ कुछ चोरी कर जाए। सेकंड एल्डर से कहते हैं, अगर ये बंदा दरवाजे से एंटर होने से पहले हमें बता देता इसका नाम मास्टर हांगफू है तो हमें भी इसके ऊपर यकीन नहीं आता, तो हम लोग वाकई में इसे एक ठग कहते। लेकिन अब जबकि इसने जहाँ पर 2 महान डॉक्टर जो कि हमारे न्यू मून सिटी के डॉक्टर्स हैं, बीमारियों के बारे में बताया है जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था, उसके बाद इसने अपने नाम के बारे में बताया, तो इसका मतलब हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इसके बारे में जांच पड़ताल करवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से किसी को ब्लैक मून गिल्ड में भेजना चाहिए जो कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके। लेकिन डिवाइन फिनिक्स एम्पायर से इन्फॉर्मेशन निकलवाना काफी ज्यादा मुश्किल है, हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये बंदा वाकई में वो महान डॉक्टर नहीं है फिर भी इसकी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, डॉक्टर हांगफू की जगह पर हमारे बेटे का इलाज जरूर कर सकता है। पैट्रियार्च सेकंड एल्डर से कहते हैं, ये बात तुम्हें पता है कि फिनिक्स एम्पायर से इन्फॉर्मेशन मंगवाना कितना ज्यादा महंगा पड़ेगा, ब्लैक मून गिल्ड वाले हमें इन्फॉर्मेशन इतनी सस्ती नहीं देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, इसी वजह से मुझे इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करना है, तुम किसी को वहाँ पर भेज दो ताकि वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके। फिर साथ ही सेकंड एल्डर से कहती है, पैट्रियार्च मैं चाहता हूँ कि आप इस मास्टर के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए, अगर ये वाकई में वही हांगफू मास्टर है। मुझे इनके बारे में एक बात बताया, अगर आप इनके साथ इज्जत से पेश नहीं आएंगे, अगर इन्हें आप पसंद नहीं आए तो ये आपके बेटे का इलाज नहीं करेंगे, फिर चाहे आप यहाँ पर इसको कितना ही पैसा क्यों ना दे लें, फिर आप यहाँ पर इसकी गर्दन के ऊपर चाकू क्यों ना रखकर इसको धमकाएं, तब भी आपके बेटे का इलाज नहीं करेंगे। अगर इन्हें आप बहुत ज्यादा पसंद आए तो ये आपके बेटे का इलाज बिल्कुल मुफ्त में कर देंगे और पैसे भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इस बात को इस तरह समझे कि आपके बेटे की जिंदगी इस वक्त इस डॉक्टर के हाथ में है। पैट्रियार्च भी सेकंड एल्डर की बात सुनने के बाद सोच रही होती है, इसने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ये बंदे के ऊपर शक है, फिर भी मुझे लगता है कि ये बंदा मेरे बेटे की जान बचा सकता है, तो मैं इसके सामने अपना सर झुकाने को भी तैयार हूँ। पैट्रियार्च जल्दी से आगे बढ़ती है और जाउची से कहती है, सीनियर डॉक्टर मुझे लगता है कि आप मेरे बेटे की जान बचा सकते हैं, प्लीज मेरे बेटे की जान बचा ले, मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, अगर आप मेरे बेटे की जान बचाने के लिए उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो मैं इसके बदले में आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए घोड़ा या गधा बनने को तैयार हूँ। जाउची उसकी बात सुनने के फौरन बाद उसे यहाँ पर मेडिसिन के बारे में बताना शुरू करता है, वो उसे काफी सारी जड़ी बूटियों के नाम बताता है, ये काफी लंबी लिस्ट है। जाउची उसे सारी जड़ी बूटियों के नाम बताने के बाद उसे कहता है, ये सारी की सारी जड़ी बूटियां जल्दी से मेरे लिए ले आओ, और एक और बात, जब मैं मेडिसिन रिफाइन कर रहा होता हूँ तब मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे आकर डिस्टर्ब करे, लोग मुझसे जितना ज्यादा दूर रह सकते हो उतना दूर रहना। पैट्रियार्च उसे कहता है ठीक है, और वो उसके लिए मेडिसिन ले आते हैं। फिर पैट्रियार्च बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं कि वो अंदर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर लू चेंग को दवाई दे रहे हैं। पैट्रियार्च बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं और हमें बताते हैं कि 2 घंटे से वो डॉक्टर अंदर है और मेरे बेटे को मेडिसिन दे रहा है, पता नहीं अब तक मेरे बेटे को उसने किस तरह से ट्रीट किया होगा। यहीं पर जाओ जीहाई को भी दिखाते हैं, वो भागता हुआ सेक्टर लीडर के पास आता है और उसे कहता है, पैट्रियार्च मैं वापस आ गया हूँ, मुझे जिस काम से आपने भेजा था मैं वो करके आ गया, मैं अभी अभी सारी इन्फॉर्मेशन खरीद कर लाया हूँ। पैट्रियार्च जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अपनी आवाज को थोड़ा कम करो, वो डॉक्टर अभी अंदर है, वो कहीं तुम्हारी आवाज ना सुन ले। उसे उठाकर साइड पर ले जाती है और कहते हैं, चलो आप बताओ कि तुम्हें क्या पता चला। जाओ जीहाई उसे कहता है, मैं ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में गया था, उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल टलिस्मन जिसको
10,000 माइल तलिस्मन कहा जाता है, उसको यूज करते हुए डिवाइन फीनिक्स सिटी में अपनी ब्लैक मून गिल्ड ब्रांच से बात की थी। वहाँ से उन्होंने डॉक्टर हांगफू के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई। डिवाइन फीनिक्स सिटी वालों के मुताबिक डॉक्टर हांगफू पिछले 1 साल से गायब है, उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। कि वो किसी एडवेंचर पर निकले हुए हैं जहाँ फिर आसपास के कंट्रीज में कहीं पर घूम फिर रहे होंगे और किसी को उनके बारे में नहीं पता। इसका मतलब ये है कि न्यू मून सिटी में जो बंदा है ये डिवाइन डॉक्टर हो सकता है। मुझे तो लगता है कि यही डॉक्टर हांगफू है। पैट्रियार्च कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे बेटे की जान बच जाएगी, वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। वो दोनों ही वापस आते हैं। साउची रूम से बाहर निकल रहा था, वो उसे कहते हैं डॉक्टर मेरे बेटे के बारे में बताओ, उसकी हालत कैसी है। साउची उनसे कहता है तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 5 मिनट में उसको होश आ जाएगी, तुम जाकर खुद ही उससे पूछ सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ वार्निंग्स दे देता हूँ, उसकी बॉडी अभी बहुत ज्यादा वीक है, इसी वजह से मेरी इंस्ट्रक्शंस के बिना तुम लोग उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दोगे। फिर मुझे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए जाना है, रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से उसका चेकअप करने के लिए आऊंगा, तुम जाओ जाकर अपने बेटे से मिल लो। पैट्रियार्च भागते हुए अपने बेटे के पास जाते हैं तो उनका बेटा होश में आ जाता है और उनका बैठ जाता है। वो अपने बेटे से पूछते हैं बेटे अब तुम्हें कैसा लग रहा है। ताऊ लू चेंग अपने डैड से कहता है डैड मुझे अपने बाएं बाजू में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। उसके डैड की बात सुनते हैं, वो एक जोरदार चीख मारते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें अपने बाएं बाजू में दर्द महसूस हो रहा है। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस है वो दोबारा से रिपेयर हो चुकी है। तो पहले तो तुम्हारा पूरे का पूरा बाजू पैरालाइज हो चुका था और तुम्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सेकंड एल्डर भी जल्दी से आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है वो डॉक्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है, उसने सिर्फ एक ही बार के एग्जामिनेशन के बाद तुम्हारे बाजू को थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें दोबारा से बिल्कुल ठीक कर देगा। उसके बाजू को चेक करने के बाद कहता है इसके बाजू के अंदर जो मेरिडियंस है उनको दोबारा से जोड़ दिया गया है और उसकी हड्डियों को भी दोबारा से कनेक्ट कर दिया गया है और इसकी बॉडी के ऊपर जितनी मेरिडियन पॉइंट्स हैं वो सभी की सभी भी दोबारा से रीलाइव लग रही हैं। लू चेंग भी उनसे पूछता है आप लोग यहाँ पर किस महान डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। डैड उसे बताते हैं तो यहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर हांगफू है, डिवाइन फीनिक्स सिटी से यहाँ पर आया है, उसने तुम्हारा इलाज किया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। डैड जाओ लू चेंग से कहते हैं जब तुम उस डॉक्टर से मिलोगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने बहुत ही रिस्पेक्टफुली पेश आना क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सेक्टर के टेलर को जितनी रिस्पेक्ट देते हो उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट उस डॉक्टर को देना। अगर तुमने उस डॉक्टर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर दी और वो डॉक्टर को तुम बहुत ज्यादा पसंद आए, तुम्हारी ये बड़ी सारी इंजरी ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी फॉर्चून बन जाएगी। पैट्रियार्च जो सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं अगर वाकई वो डॉक्टर तुम्हें दोबारा से ठीक कर देता है और तुम्हारी मेडियंस पहले से भी ज्यादा अच्छी हो जाती है, लगता है कि हमें उस लड़के युंची का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से तुम्हें ये जख्म मिले। जैसे हमारा लू चेंग युंची का नाम सुनता है वो कहता है तो मुझे उस लड़के की याद दिला दी, मुझे अभी उस लड़के से बदला लेना है। एक बार मेरी मेडियंस दोबारा से ठीक हो जाए, मैं फिर से अपने पांव पर खड़ा हो जाऊँ, उसके बाद देखना मैं उस लड़के से जरूर बदला लूंगा। लेकिन इस बार मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ने वाला, इस बार मैं उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड 38 की शुरुआत में हमारा जाओची अपने रूम के अंदर होता है, वो अभी तक जाओ सेक्टर में है। जाओ सेक्टर में उन्होंने रेस्ट करने के लिए उसे एक रूम दिया होता है। तो मोली बाहर निकलती है और उसे कहती है बहुत सारी डिस्गाइजिंग एबिलिटीज को देखा है, बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज है जिनमें अपनी की पावर को यूज करते हुए, मिस्टिक पावर को यूज करते हुए अपने रूप को बदला जाता है। लेकिन ऐसा तो सिर्फ परफॉर्म स्ट्रेंथ वाले लोग ही कर सकते हैं और फिर भी इसमें परफेक्ट डिस्गाइज हासिल नहीं होता। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी परफॉर्म लेवल का मास्टर जब उसकी तरफ देखेगा तो वो उसकी एनर्जी को पहचान जाएगा और पहचान जाएगा कि ये बंदा यहाँ पर डिस्गाइज में है, ये इसकी ओरिजिनल नहीं बल्कि ये फेक शेप है। लेकिन तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुमने यहाँ पर एक डॉक्टर का रूप धारण किया और यहाँ पर पूरे के पूरे जाओ सेक्टर को चकमा दे दिया है। किसी को पता नहीं चल रहा कि तुम यहाँ पर एक नकली और सिर्फ एक 16 साल के बच्चे हो। भाई तुमने ये वाली स्पेशल आर्ट कहाँ से सीखी है। जाओ जी उसे कहता है तुम्हें पता नहीं है, शायद मैं जो टेक्निक यूज कर रहा हूँ इसके अंदर मैं जरा भी परफॉर्म स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहा, मैंने इसमें मिस्टिक पावर को यूज ही नहीं किया। जाओ टियानलैंड जो कि अपनी अर्थ परफॉर्म ड्राम में है, अगर जाओ सेक्टर का पैट्रियार्च अपने स्काई ड्राम में होता है या फिर वो एम्परर ड्राम में भी होता तभी वो मुझे पहचान नहीं पाता। मैंने यहाँ पर मिस्टिक पावर को यूज नहीं किया, इसी वजह से कोई भी मेरी इस डिस्गाइज के अंदर से मुझे पहचान नहीं सकता। और साथ ही जाओची उसे कहता है मैंने ये वाली स्पेशल टेक्निक अपने मास्टर से सीखी है, मेरे पुराने मास्टर जो कि मेडिसिन के एक महान सेंट थे। तो जाओची यहाँ पर अपना प्लान बताता है। जाओची मोली से कहता है मैंने उसको ठीक इसलिए किया है ताकि वो और उसका बाप बहुत ज्यादा खुश हो जाए। कुछ दिनों के लिए वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो लोग यहाँ पर इतनी जोर जोर से रोने वाले हैं कि उनके चीखने चलाने की आवाज आसमान तक जाएगी। लेकिन उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं उनका सब कुछ उनसे छीन लूंगा। नेक्स्ट सीन में जाओची रेस्ट करने के बाद दोबारा से लू चेंग को देखने के लिए आता है तो उसके फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं लू चेंग यही वो महान डॉक्टर है जिन्होंने तुम्हारा इलाज किया है, नाम मास्टर हांगफू है जो कि डिवाइन फीनिक्स सिटी से यहाँ पर आए हैं। जाओ लू चेंग से कहता है जीनियस डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी जान बचा ली और मुझे जिंदगी में दूसरा मौका दिया है। मेरी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी थी लेकिन फिर भी आपने मेरी मेडियंस को दोबारा से ठीक कर दिया, मैं दोबारा से कल्टीवेट कर पाऊंगा। जाओची चलता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है ये तो एक डॉक्टर की ड्यूटी है, डॉक्टर को ये सब कुछ करना पड़ता है, मेरे पेशेंट को मैं अच्छे से ट्रीट करूंगा, चलो जल्दी से अपना हाथ मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुमने कितनी बड़ी चेंजेस आई है। लेकिन जाओची जैसे उसका हाथ पकड़ता है वो वहीं पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं यार आपको क्या हुआ, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल क्यों गए, यहाँ पर कुछ गलत है। जाओची गुस्से के साथ पैट्रियार्च से कहता है क्या जाने से पहले मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली ये नहीं कहा था कि इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना, तक मैं इजाजत ना दूं इसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना, तो तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, लगता है कि तुमने मेरी इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है प्लीज महान डॉक्टर आप इस तरह गुस्सा मत होइए, तो सब कुछ मेरी वाइफ की वजह से हुआ है क्योंकि वो अपने इकलौते बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती है, ये हमारा इकलौता बेटा है, इसी वजह से वो उसके लिए चिकन सूप बनाकर ले आई थी, उसको मना भी नहीं कर पाया, वो अपने प्यार की वजह से इसके लिए सूप बनाकर लाई थी। जाओची यहाँ पर फिर से अपना एक्टिंग मूड चालू करता है और गुस्से के साथ उसे कहता है कैसा माँ का प्यार है, अगर माँ को इतना ही प्यार आ रहा था इसका इसके ठीक होने के बाद ये सब कुछ कर लेती, वो नहीं चाहती कि उसका बेटा यहाँ पर जिंदा रहे, तुम सभी लोगों ने यहाँ
यहाँ पर इसे चिकन सूप का एक बाउल देकर मेरी सारी की सारी मेडिसिन का असर खत्म कर दिया है। पूरा दिन लगा दिया इसके लिए मेडिसिन बनाने में, जबकि तुमने सिर्फ एक चिकन बाउल सूप की वजह से फिर से वैसी हालत में ला दिया है जैसा ये पहले था। लगता है कि तुम लोग अपने बेटे को जिंदा नहीं देखना चाहते, इसको मारना चाहते हो। इसकी पहले से टूटी हुई मेरिडियंस वो ठीक होने की बजाय पहले से भी ज्यादा फूल गई है। अब इसकी मेरिडियंस को दोबारा से ठीक करना पहले से भी 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो गया है। ताऊ जी गुस्से के साथ चीजों को इधर उधर पटक रहा होता है और उसे कहता है तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम्हारे बेटे का ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं इसका इलाज नहीं करने वाला। अब जाओ जाकर किसी और डॉक्टर को ढूंढ लो। तुम लोगों को मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी तुमने उनके ऊपर अमल नहीं किया, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। जबकि पेट्रिया जल्दी से आगे बढ़ती है और बार बार उसकी मिन्नतें कर रही होती है। मुझसे कहते हैं सीनियर डॉक्टर प्लीज इस बार इस बात को माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है, मुझे अपनी वाइफ को रोकना चाहिए था, मैं अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाया, प्लीज ऐसा मत करे, प्लीज मेरे बेटे को बचा ले, आप इसके लिए मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। जबकि सेकंड एल्डर भी जल्दी से भागते हुए आते हैं और जाऊची के पांव को पकड़कर वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं प्लीज महान डॉक्टर हमारे यंग मास्टर को बचा लें, सारी की सारी हमारी गलती है। क्योंकि हमारे यंग मास्टर तो इनोसेंट है, उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही सीवियर इंजरीज है। अगर सीनियर डॉक्टर आपने यहाँ पर इसकी हेल्प नहीं की तो ये अपनी बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह क्रिपल गुजार देगा, ये दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। जबकि जाओ लूचेंग भी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है सीनियर प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, मेरी कल्टीवेशन को दोबारा से ला दें। तो जाओची उसकी तरफ देखने के बाद उसके पास चला जाता है और कहता है बच्चे तुम तो बिल्कुल मेरे इस पोते की तरह के दिखते हो, जब मेरा पोता बहुत ज्यादा यंग था वो तुम्हारी तरह ही दिखता था। ताऊजी यहाँ पर एक कहानी बनाता है, वो उसे कहता है जब मेरा पोता छोटा था वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, मेरे पोते का नाम हांगफू चेंग था, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह जैसे तुम्हारा नाम जाओ चेंग है। लेकिन अफसोस में एक महान डॉक्टर होने के बावजूद भी, हालांकि मुझे एसेंट्रिक गॉड हैंड भी कहा जाता है, मैं अपने पोते को नहीं बचा सका, मैं उसका इलाज नहीं कर सका और उसे ना ही मरने से बचा सका। मेरा पोता भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, जाओ लूचेंग वो भी तुम्हारी तरह एक जीनियस था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हीवंस को इस तरह के एलीट डिसाइपल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उनसे बहुत ज्यादा जेलस है, जैसे कि उसने मेरे पोते के साथ किया, बिल्कुल अब वैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। पैट्रिया जब यहाँ पर ये वाली बात सुनते हैं कि ये अपने पोते को लेकर काफी ज्यादा उदास है, वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जाऊची से कहते हैं सीनियर डॉक्टर अब जबकि आपको मेरे बेटे के अंदर अपना पोता दिखाई देता है तो क्यों ना आप मेरे बेटे को अपना पोता मान ले, मेरा बेटा भी आपको अपना गॉडफादर मान लेगा, उसके बाद आप इसके ग्रैंडफादर भी बन सकते हैं। क्या आपको देखकर लगता है कि आप अपने पोते की वजह से काफी ज्यादा उदास हैं, अपने पोते की मौत की वजह से, तो अगर आप मेरे बेटे को अपना पोता बना लेंगे तो आपके दुख में भी कमी होगी। तो जाऊची पैट्रिया से कहता है तुमने अभी भी क्या कहा, क्या तुमने कहा कि तुम अपने बेटे को मेरा पोता बनाना चाहती हो, क्या वाकई में तुम ऐसा करना चाहते हो? साथ ही हमारा जाऊची सोच रहा होता है ये पैट्रिया तो वाकई में बहुत चालाक है, मैंने इसे सिर्फ एक छोटा सा हिंट कह दिया कि इसने अपने बेटे को मेरा पोता बना दिया। सिर्फ वही नहीं बल्कि लू चेंग भी जल्दी से जाऊची को अपना ग्रैंडपा कह देता है। जाऊची उसकी तरफ घूमता और कहता है बच्चे अभी भी तुमने मुझे क्या कहा? जाऊची ब्लश करते हुए से कहता है ग्रैंडपा अगर आपको मेरा ग्रैंडपा कहना बुरा ना लगे तो मैं आपको अपना ग्रैंडपा कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको अपना ग्रैंडपा मानना चाहता हूँ, आज के बाद आप मेरे ग्रैंडपा हैं। जाऊची जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे गले से लगा लेता और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरा पोता वापस मिल गया, तुम मेरे पोते हो, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देंगे और तुम्हें पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। सेकंड एल्डर पैट्रियार्च को, साथ ही यंग मास्टर को और साथ ही मास्टर हांगफू यानी जाऊची को तीनों को कंग्रेचुलेट करते हैं। पैट्रियार्च को उनके बेटे के इलाज के दोबारा शुरू होने पर, मास्टर हांगफू यानी जाऊची को उनका नया पोता मिलने पर, सेकंड एल्डर कहते हैं ये तो हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा ओकेजन है कि बेटे को एक दादाजी मिले हैं। पैट्रियार्च से कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि हमें अगले 3 दिन तक सेलिब्रेट करना चाहिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जाओ लूचेंग भी अपने बिस्तर से नीचे उतरता है और घुटनों के बल हो जाता है और कहता है ग्रैंडपा ये आपका पोता आपके सामने माथा रगड़ना चाहता है ताकि आपको रिस्पेक्ट दे सके। जाओची से कहता है नहीं बच्चे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे जख्म अभी खुले हैं और तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम बाद में मुझे रिस्पेक्ट दे सकते हो, मुझे पता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जाओ लूचेंग से कहता है ग्रैंडपा आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका पोता यहाँ पर जख्मी भी है फिर भी वो आपकी रिस्पेक्ट के लिए आपके सामने जरूर झुकेगा। जाओ लूचेंग हमारे जाऊची के सामने अपने घुटने टेक देता है और अपना माथा रगड़ना शुरू करता है। उसके माथा रगड़ लेने के बाद जाऊची फिर से आगे बढ़ता है और उसे गले से लगाकर कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम तो मेरे सबसे बेस्ट पोते हो। जाऊची उसको दोबारा से बिस्तर पर लेटा देता है और उनसे कहता है क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है तो हम इसका इलाज दोबारा से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार इसका इलाज काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो जाऊची सेकंड एल्डर से कहता है जल्दी से अपनी मेडिसिन हॉल के किसी एल्डर को बुला कर लाओ, क्योंकि मुझे नई मेडिसिन चाहिए, मुझे नई जड़ी बूटियां चाहिए एक नई मेडिसिन बनाने के लिए। थोड़ी देर के बाद मेडिसिन हॉल का चीफ एल्डर वहाँ पर आ जाता है और जाऊची से कहता है ग्रेट मास्टर मैं यहाँ के मेडिसिन हॉल का चीफ एल्डर हूँ और मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है जड़ी बूटियों के बारे में, पिछले कई सालों से मेडिसिन के बारे में पढ़ रहा हूँ और हमारी ट्रेजरी रूम में जितनी मेडिसिन रखी हुई है मुझे उन सभी के बारे में पता है, अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जल्दी से आप बताएं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। जाऊची से कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें ये सारी मेडिसिन के नाम एक ही बार में याद रखने होंगे, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो जाऊची से यहाँ पर दोबारा से काफी सारी मेडिसिन के नाम बताता है, वो से बहुत सारी जड़ी बूटियों के नाम बताता है, उनमें से कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती है जिनकी वो एज के बारे में बताता है, यानी कि वो इतने साल पुरानी होनी चाहिए। ये सुनने के बाद तो चीफ एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जाऊची की बात खत्म होने के बाद उसे कहता है सारी की सारी चीजें याद तो रख ली है, सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी, लेकिन इनकी एज के बारे में मैं कह नहीं सकता। आपने जहाँ पर कहा कि आपको कोई चीज 10 साल पुरानी चाहिए तो आपको कोई 100 साल पुरानी चाहिए, मुझे किसी चीज को देखकर उसकी एज के बारे में कैसे पता चलेगा कि उसकी उम्र कितनी और कितनी पुरानी है। जाऊची से कहता है लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हें सारी मेडिसिन के बारे में बताया और तुम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल एल्डर हो, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता। अगर तुम्हें मेडिसिन के बारे में इतना नहीं पता, तुम उनको देखकर उनकी एज नहीं बता सकते, तो तुम एक मेडिसिन हॉल के एल्डर क्यों हो? तो जाऊची का ये सारे का सारा प्लान है ताकि वो इनके मेडिसिन हॉल में जा सके। जाऊची से कहता है ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम इन सारी मेडिसिन को इकट्ठा कर पाओगे, तुम्हें तो जड़ी बूटियों की एज के बारे में पता ही नहीं है, चलो ठीक है फिर ये सारी जड़ी बूटियां मैं खुद ही इकट्ठी कर लेता हूँ। साथ ही जाऊची पीछे की तरफ मुड़ता है, उनसे कहता है मैं शायद इस बारे में भूल गया था, सेक्टर के लिए उसका मेडिसिन हॉल जहाँ पर वो अपनी सारी कीमती जड़ी बूटियां रखते हैं सबसे ज्यादा कीमती होता है, वो उनके ट्रेजर रूम की तरह होता है, इसी वजह से वो किसी भी बाहर वाले को वहाँ पर आने नहीं देते और मैं भी एक बाहर वाला हूँ, इसी वजह से तुम लोग मुझे वहाँ पर जाने नहीं दोगे। क्योंकि पैट्रियार्च जाऊची से कहते हैं मेरे बेटे जाओ लूचेंग ने आपको ग्रैंडपा माना है, अगर वो आपको अपना ग्रैंडपा मानता है तो इसका मतलब यह है कि अब आप भी जाओ सेक्टर का एक हिस्सा है, हमारी
हमारी फैमिली का हिस्सा है तो आप आउटसाइडर कैसे हुए? आप हमारी ट्रेजरी रूम में जा सकते हैं जहाँ से आप खुद जाकर जड़ी बूटियां कलेक्ट कर सकते हैं। अपने बेटे लू चेंग के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, इसलिए आप खुद ट्रेजरी रूम में जाएं और वहाँ से जाकर अपने लिए जड़ी बूटियां लेकर आए जिससे आप मेरे बेटे के लिए मेडिसिन बना सकें। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जाओची इनके ट्रेजरी रूम को खाली कर देगा कि हमारे जाओची का मकसद मेडिसिन हॉल में रखी हुई सारी जड़ी बूटियों को हड़प करना है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची जाओ सेक्टर वालों से कहता है कि मैं तुम्हारे ट्रेजरी रूम के अंदर से मेडिसिन लेने के लिए कैसे जा सकता हूँ क्योंकि मैं तो एक बाहर वाला हूँ। पैट्रियार्च उसे कहते हैं अब हमारे बेटे ने आपको अपना ग्रैंडपा बोला है तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। यहीं पर जाओची इस एपिसोड की शुरुआत में चिल्लाकर उनसे कहता है तुम सभी लोग तो पागल हो गए हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं एक महान डॉक्टर ही क्यों ना हूँ, हम लोग अभी मिले हैं और तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम लोग यहाँ पर मुझे अपने ट्रेजरी रूम में भेज रहे हो, कहीं तुम बेवकूफ तो नहीं हो? ट्रेजरी रूम किसी भी सेक्टर के लिए इसकी बड़ी बैकबोन होता है। अगर मैंने वहाँ से कुछ चोरी कर लिया तो फिर तुम्हारे सेक्टर का क्या बचेगा? इसलिए तुम सभी लोगों को बहुत ऑन गार्ड रहना चाहिए। अगर तुम मुझे वहाँ पर भेजने चाहते हो तो ठीक है, एल्डर बाइकाओ को मेरे साथ भेज दो। मैं चाहता हूँ कि एल्डर बाइकाओ हमेशा मेरे साथ रहे। एल्डर बाइकाओ से कहते हैं एल्डर बाइकाओ मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर मेरे साथ साथ रहना, मुझसे 3 स्टेप दूर मत जाना। तो सेकंड एल्डर जाओ बाइकाओ से कहते हैं आपने ये सारी बातें करके मुझे बहुत इंप्रेस कर दिया, आप ट्रेजरी रूम में मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं ताकि कोई आपके ऊपर शक न करे। इसका मतलब तो यह है कि आप एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान है। मैं आपके ऊपर शक करने की बजाय अपने ऊपर शक कर सकता हूँ लेकिन आपके ऊपर हरगिज नहीं कर सकता क्योंकि आप वाकई में एक नेक दिल इंसान है। और सेकंड एल्डर जल्दी से बाहर चले जाते हैं और जाओची से कहते हैं मास्टर हांकू मेरे पीछे है, मैं आपको अपने ट्रेजरी रूम की तरफ लेकर जाता हूँ। जबकि हमारा जाओची अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो ट्रेजरी रूम को देखने वाला है कि वहाँ पर क्या क्या खजाना रखा हुआ है। सेकंड एल्डर उसे ट्रेजरी रूम के बाहर लेकर जाते हैं। दरवाजा काफी ज्यादा बड़ा होता है, दरवाजे को ओपन करने के लिए 2 टोकन लगते हैं। वो अपने टोकन को यूज करते हैं और दूसरा टोकन पैट्रियार्च के पास होता है। वो दोनों टोकन लेकर उस दरवाजे के ऊपर जब उसको एक्टिवेट करते हैं दरवाजे के खुलने के वक्त बहुत ज्यादा आवाज निकलती है क्योंकि दरवाजा बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जाओची कहता है इनका दरवाजा इतना ज्यादा बड़ा और रस्टी है, ओपन होने में इतनी ज्यादा आवाज निकलती है ताकि पूरा दरवाजा ओपन होगा, पूरे के पूरे जाओ सेक्टर को पता चल जाएगा किसी ने ट्रेजरी रूम का दरवाजा खोला है। तो मतलब तो यह है कि चुपके से यहाँ पर दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होकर इस सारी माल को लूटना मुश्किल हो सकता है। सेकंड एल्डर उसे कहती है प्लीज सीनियर डॉक्टर जल्दी से मेरे साथ आ जाएं। उसे कहता है तुम्हें मेरी बात याद है ना, तुम्हें मुझसे 3 स्टेप से दूर नहीं होना, मेरे करीब ही रहना, हर वक्त मेरे पर नजर बनाए रखना कि मैं किसी भी ऐसी वैसी चीज को ना छूं ताकि मेरे बारे में कोई ये बात ना कर सके कि मैंने तुम्हारी ट्रेजरी से कोई चीज चोरी की है। एल्डर बाइकाओ सोच रहे होते हैं आर्य जितना महान मास्टर हमारी ट्रेजरी से कोई चीज क्यों चोरी करेगा, और ऊपर से ये तो सिर्फ एक डॉक्टर है, इसके पास ना तो प्रोफाउंड स्ट्रेंथ है और ना ही इसके पास कोई स्पेशल स्टोरेज रिंग है। जहाँ से हमारा खजाना लूटना भी चाहेगा तो उस खजाने को लूटेगा कैसे? तो हमारा जाओची अंदर चला जाता है तो सेकंड एल्डर भी उसके साथ ही होती है। उसे कहते हैं यहाँ पर इन सारी शेल्फ्स के अंदर जो ड्रॉज है इन सारे ड्रॉज के अंदर हमने जड़ी बूटियां रखी हुई है। यहाँ पर इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां हैं जो कि पिछले कई हजार सालों से हमने इकट्ठी की हैं। ना सिर्फ यहाँ पर जड़ी बूटियां हैं बल्कि बहुत सारे एलिक्सर्स, बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी पिल्स रखी हुई हैं। जहाँ तक कि काफी सारी प्रोफाउंड कोर्स भी यहाँ पर रखी हुई हैं। क्रिस्टल्स, अनकॉमन मेटल्स, प्रेशियस जेड वेपन्स, आर्मर्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारे सेक्टर ने पिछले 1000 साल से इकट्ठी की है। तो जाओची वो सारी चीजें देखने के बाद अंदर से हंस रहा होता है और कहता है लोगों को तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे दादाजी यहाँ पर ये सारी चीजें तो लेने के लिए आए हैं। जाओची कहता है इनके पास तो यहाँ पर बहुत सारा माल रखा हुआ है, लगता है कि मेरा यहाँ पर आने का फैसला बिल्कुल ठीक था। मोली जाओची से कहती है तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस तो बहुत ज्यादा गंदे हैं, मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे यहाँ पर तुम सारे माल को लूटने वाले हो, बल्कि ये कहना ठीक रहेगा कि तुम इस सारे के सारे माल को हड़प करने वाले हो। जाओची की भी लाट टपक रही होती है। जाओची मोली से कहता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर जितना भी खजाना रखा हुआ है इसमें से ज्यादातर खजाना तो मेरा हो जाएगा। मोली से कहती है ये देखने में तो काफी मजा आएगा क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, तुम इतने सारे माल को इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे निकालोगे? तो वहीं पर हमारे जाओची को साइड पर एक बॉक्स के अंदर से लाइट दिखाई देती है। जाओची बाइकाओ से कहता है ये लाइट कहाँ से आ रही है? बाइकाओ से कहता है हाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइट कहाँ से आ रही है। वहाँ पर एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स पड़ा होता है और उस बॉक्स के अंदर एक तलवार पड़ी होती है। जाओची उस तलवार को देखते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उस तलवार का नाम टाइगर सोल स्वर्ड होता है और यहीं पर हमें इस वर्ड के बारे में बताया जाता है कि इसे टाइगर सोल स्वर्ड क्यों कहा जाता है। सेकंड एल्डर जाओची को इस बारे में बताते हैं कि ये नंबर 1 ट्रेजर है, हमारे पूरे ट्रेजरी में सबसे बेस्ट ट्रेजर यही है। मेन सेक्टर ने ये तोहफे में हमें दिया था मास्टर को, लेकिन हमारे मास्टर ने इसको यूज नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती है, इसी वजह से मास्टर इसको यूज नहीं करना चाहते। उन्होंने इसको बचाकर इसलिए रखा हुआ है कि जब उनका बेटा जाओ लूचेंग सेक्टर मास्टर बनेगा तो वो उसे ये गिफ्ट में देंगे। जाओची उसे कहता है ये सोल टाइगर स्वर्ड ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी तलवार है और उसके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट रहेगी। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद जाओची ने अपनी मेडिसिन बना ली होती है और मेडिसिन बनाने के बाद वो जाओ लूचेंग के ऊपर उस मेडिसिन को अप्लाई करता है। 3 दिन के बाद जब उसके बाजू के ऊपर से पट्टी खोलता है तो लूचेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने हाथों को हरकत कर सकता है और उसकी हड्डियां भी दोबारा से जुड़ चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है मेरी सारी की सारी टूटी हुई मेडियंस दोबारा से जुड़ चुकी है और मैं तो अपने बाजू को भी हिला पा रहा हूँ। पैट्रियार्च खुश होते हैं और उसे कहते हैं जल्दी से अपने ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलो, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। और लूचेंग जल्दी से जाओची के सामने झुक जाता है और उसे कहता है ग्रैंडफादर आप वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर एक दूसरा मौका दिया है, सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। जाओची उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अपना पोता मानता हूँ, तुम्हें अपने पोते को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा, जो तो मुझे करना ही था। जाओची उसे कहता है जबकि तुम्हारी मेडियंस बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो अब यहाँ पर टाइम है तुम्हारी प्रोफाउंड वेन्स को दोबारा से ठीक करने का। तुम्हारी प्रोफाउंड वेन्स को ठीक करना अब तो बहुत ज्यादा आसान है, जो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी कल्टीवेशन 0 हो जाएगी, तुम्हें दोबारा से एलिमेंट्री डॉम से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करना होगा। साथ ही जाओची उसे कहता है जबकि तुम्हारे ग्रैंडपा एक बहुत ही महान और मिरेकुलस डॉक्टर है, वो यहाँ पर तुम्हें दोबारा से 0 से कल्टीवेट क्यों करवाएंगे? तुम्हारे ग्रैंडपा के यहाँ पर होते हुए प्रोफाउंड वेन्स के दोबारा से ठीक होने के बाद तुम्हारे
ग्रैंडपा के पास एक ऐसा तरीका है जिसको यूज करते हुए डायरेक्टली अर्थ परफॉर्म ग्राम में पहुंच सकते हो। वो सभी लोग जो पास सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये अर्थ परफॉर्म ग्राम में पहुंच सकता है। पैट्रियार्च और जाओ लुचेंग दोनों ही हैरान होकर उनसे कहते हैं, मास्टर हांगफू क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? जल्दी से बताएं कि आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है? पैट्रियार्च कहते हैं, आज से पहले हमने किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना कि वो 16 साल की उम्र में अर्थ परफॉर्म ग्राम में चला गया हो। ब्लू विंड एम्पायर में ऐसा कोई भी महान जीनियस नहीं हुआ। जाओ ची उसे कहता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जाओ लुचेंग कि मेरा पोता ब्लू विंड सिटी का सबसे पहला महान जीनियस बनेगा जो कि 16 साल की उम्र में अर्थ परफॉर्म ग्राम में चला जाएगा। तो साथ ही डॉक्टर हांगफू यानी जाओ ची की तारीफें शुरू कर देती हैं कि तुम वाकई में एक बहुत ही महान डॉक्टर, ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जाओ ची भी उनसे कहता है, ऐसा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा कर सके, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इसके लिए मुझे दो चीजों की चाहिए, तुम्हें मुझे दो चीजें लाकर देनी पड़ेंगी। एक तो तुम्हें शैटर्ड परफॉर्म्ड वेन्स लानी पड़ेंगी, मैं दूसरी चीज बताने वाला हूँ। दूसरी चीज ड्रैगन कोर है, मुझे एक ड्रैगन कोर भी चाहिए। जाओ लुचेंग और उसके डैड वहीं पर अपना सर झुका लेते हैं और कहते हैं, हम लोग यहाँ पर शैटर्ड परफॉर्म्ड वेन्स तो ला सकते हैं, लेकिन ड्रैगन कोर को ला पाना कि तो नामुमकिन है। इस पूरे के पूरे एम्पायर में किसी ड्रैगन को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ऊपर से एक ड्रैगन बहुत ही नोबल और बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। ड्रैगन को हरा पाना और उसकी बॉडी से परफॉर्म कोर को निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जाओ ची उनसे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें जाकर किसी ड्रैगन को मारकर उसकी बॉडी से कोर को लाना पड़ेगा? लेकिन पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं ब्लैक मून गिल्ड से कुछ मेडिसिन खरीदने के लिए गया था, तो वहाँ पर मेरे कान में आवाज पड़ी थी, ब्लैक मून गिल्ड वालों के पास एक ड्रैगन कोर है और वो एम्परर लेवल के ड्रैगन की कोर है। मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम्हें ड्रैगन कोर कहाँ से मिलेगी, लेकिन अब ये खरीदनी कैसी है ये तुम्हें पता होगा। जाओ जाकर उस कोर को खरीद लाओ। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, ठीक है डॉक्टर, मैं वहाँ पर जाता हूँ, जाकर पता करता हूँ, अगर वाकई वहाँ पर ड्रैगन कोर है तो वैसे हर कीमत में खरीद कर लाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ पर अपने सेक्टर को क्यों ना बेचना पड़ जाए। तो एल्डर बाइकाओ से कहते हैं, एल्डर बाइकाओ मेरे साथ आओ, हम दोनों ब्लैक मून गिल्ड जा रहे हैं। लेकिन एल्डर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जबकि डॉक्टर हांगफू ने कहा है कि वहाँ पर ड्रैगन कोर है तो इसका मतलब वहाँ पर ड्रैगन कोर लाजमी होगी, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग एक एम्परर लेवल की ड्रैगन कोर को खरीद सके। हमारा सेक्टर तो जाओ सेक्टर की एक साइड ब्रांच है जो कि बहुत ज्यादा छोटी है। जाओ ची अपने पास से अपना गोल्ड कार्ड निकालता है और उनसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने पोते के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आज से 30 साल पहले इस वक्त ब्लैक मून गिल्ड का जो मास्टर है वो एक फाइट में जख्मी हो गया था, और जख्मी होने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस वक्त मैंने उसका इलाज किया था, मैंने उसका बहुत ही अच्छे से इलाज किया, जिसकी वजह से उस ब्लैक मून गिल्ड के ओनर के ऊपर मेरा एक एहसान है, और उस एहसान को चुकाने के बदले में उसने मुझे जो गोल्ड कार्ड दिया था, तुम इस गोल्ड कार्ड को अपने साथ लेकर जाओ, जाकर उसे ये दिखा देना। गोल्ड कार्ड को देखने के बाद वो तुम्हें ड्रैगन कोर काफी सस्ते में दे देगा। पैट्रियार्च जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसके हाथ से वो गोल्ड कार्ड ले लेती है और कहते हैं, ठीक है मैं सेकंड एल्डर के साथ जल्दी से जल्दी ब्लैक मून गिल्ड जाता हूँ, और हम लोग उस ड्रैगन कोर को खरीद कर जल्दी से वापस आते हैं। वो दोनों जैसे वहाँ से जाने लगते हैं तो जाओ ची ने फिर से रोक लेता और कहता है, जरा रुको, तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो? मैं पता है ना कि ब्लैक मून गिल्ड यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, अगर तुम दोनों ही यहाँ से चले जाओगे मुझे यहाँ पर पीछे से मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो फिर मैं मेडिसिन कैसे ले पाऊंगा, क्योंकि ट्रेजरी रूम की चाबियां तुम्हारे पास है और अकेला मैं वहाँ पर जा नहीं सकता। वो दोनों ही वहाँ पर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या करें, हम दोनों को तो वहाँ पर ड्रैगन कोर को खरीदने के लिए जाना पड़ेगा। जाओ ची उन दोनों से कहता है, तुम दोनों अपनी ट्रेजरी रूम की चाबियों को किसी ऐसे एल्डर को दे सकते हो जिस पर तुम्हें बहुत भरोसा हो। वो जल्दी से उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, सीनियर डॉक्टर, ट्रेजरी रूम की टोटल 2 चाबियां हैं और एक चाबी पैट्रियार्च के पास रहती है और एक दूसरी मेरे पास रहती है। इसके अलावा हमने कभी भी इन चाबियों को किसी दूसरे एल्डर को नहीं दिया, क्योंकि हमें किसी के दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, हमें अपने ही एल्डर्स के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर हमें यहाँ पर किसी को ये चाबियां देनी है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, वक्त वो बंदा आप है। हम आपको ये चाबियां देना चाहते हैं, चाबियों को आप अपने पास रखें। जाओ ची फिर से चिल्लाकर उनसे कहता है, ये किस तरह की बकवास है, तुम लोग वाकई में बेवकूफ हो, तुम यहाँ पर अपनी ट्रेजरी रूम की चाबियां मुझे कैसे दे सकते हो? मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, तुम दोनों की उम्र 50 साल से तो ज्यादा ही होगी, तुम दोनों यहाँ पर किस तरह की काम कर रहे हो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी नहीं है। सेकंड एल्डर से कहते हैं, हाँ हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम अपने ट्रेजरी रूम की चाबियां किसी को भी देकर नहीं जा सकते, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, हमने आपको देखा है, पिछले 3 दिन से आप हमारे साथ रह रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन की नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, और आप यहाँ पर और लुचेंग हमारे सेक्टर के यंग मास्टर को ट्रीट भी कर रहे हैं, आपके स्किल्स देखे हैं और आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा नोबल है, इसी वजह से हम ये चाबियां आपको देना चाहते हैं, आप इन चाबियों को सेफ रखेंगे। लेकिन हमारा जाओ ची अभी भी उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। इसी वक्त सेकंड एल्डर उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और रोते हुए कहते हैं, प्लीज सीनियर मुझसे ये चाबियां ले ले। तो वो बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, तुम्हारा जाओ ची आगे बढ़ता है और उसके हाथ से वो चाबी ले लेता है, साथ ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उनसे कहता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आना, कि मैं तुम्हारी सारी की सारी ट्रेजरी रूम का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता, मुझे ये चाबियां तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस करनी है। तो जैसे वो दोनों बाहर चले जाते हैं तुम्हारा जाओ ची हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लो मेरा काम तो हो गया। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाओ ची इनके ट्रेजरी रूम को लूट कर सक्सेसफुली यहाँ से निकल पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च और सेकंड एल्डर दोनों ब्लैक मून गिल्ड की तरफ जाते हैं ताकि वो ड्रैगन कोर को खरीद कर ला सके, क्योंकि वो अपनी ट्रेजरी रूम की चाबियां जाओ ची के हवाले करके वहां से चले जाते हैं और जाओ ची वहीं पर एक रिंजी से स्माइल देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ पर उनके ट्रेजरी रूम को लूटने वाला है। एल्डर्स के वहां से चले जाने के बाद जाओ ची उन चाबियों को लेता है और सीधा उस ट्रेजरी रूम की तरफ चला जाता है। वो जाकर दरवाजे को ओपन करता है तो अंदर बहुत सारा खजाना पड़ा होता है। जाओ ची कहता है, अब सेक्टर वालों ने पिछले कई सालों से यहाँ पर अपने खजाने को इकट्ठा किया है, तो अब ये सारे का सारा खजाना मेरा होने वाला है। वहीं पर जाकर अपने हिमालय पॉइजनस ब्रीड को एक्टिवेट करता है, क्योंकि
क्योंकि वो एक वाइट स्पेस है, इसी वजह से वो उसको एक्टिवेट करके वहाँ पर जितनी मेडिसिनल हर्ब्स और जितनी भी चीजें रखी होती हैं, उन सारी चीजों को अपनी हिमालय पॉइजनस ब्रीड की वाइट स्पेस के अंदर रखना स्टार्ट करता है। जाओची कहता है, इस कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम गुस्सा दिला सकते थे, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हारे सेक्टर के ट्रेजरी रूम को बिल्कुल खाली कर दूंगा और आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। जाओची कहता है, सिर्फ जड़ी बूटियों से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पर रखी हुई हर एक चीज चाहिए। और वहाँ पर रखी हुई टाइगर सोल स्वर्ड के साथ साथ जितने भी वेपन्स होते हैं उन सारे वेपन्स को भी उठा लेता है। जाओची कहता है, जाओ लूचेंग, तो ये वाली स्वर्ड तुम्हारे डैड तुम्हें देने वाले थे, लेकिन अब तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि तुम्हारे ग्रैंडपा यानी कि मैं अब इस स्वर्ड को तुम्हारे बिहाव पर रखने वाला हूँ। जाओची उस तलवार को भी उठा लेता है। वहीं पर उस बॉक्स के नीचे एक और छोटा बॉक्स पड़ा होता है। जाओची की उस नजर उस बॉक्स के ऊपर पड़ती है। जाओची कहता है, अब इसके अंदर क्या है। जाओची जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर अंग्रेजों के वक्त का एक पिस्टल पड़ा होता है और उसके साथ साथ कुछ बॉम्ब्स भी पड़े होते हैं। तो जाओची ने शायद पहले इस चीज को नहीं देखा हुआ, उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये क्या चीज है। इसको देखकर लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ये भी किसी किस्म का वेपन है, लेकिन मैंने पहले कभी इस वेपन को नहीं देखा। हमारा जाओची उस पिस्टल को उठा लेता है और कहता है, लगता है कि इसके ऊपर लगे हुए ट्रिगर को पुल करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए, लेकिन ये करेगा क्या, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जाओची गलती से उसके बटन को दबा देता है, यानी उसके ट्रिगर को दबा देता है। वो उसके ट्रिगर को दबाता है तो उसके अंदर पहले से गोली होती है, क्योंकि वो लोडेड होता है। गोली निकलकर सीधी दीवार में जाकर लगती है और दीवार के अंदर सुराख हो जाता है। जाओची ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक हिडन वेपन है, इसकी स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिबल है और इसके अंदर से जो फायर रॉड निकला है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो दीवार के अंदर भी सुराख कर दिया और इस बुलेट के अंदर से जो स्मेल निकल रही है उससे लगता है कि इसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ है। जाओची को उस पूरी जगह को खाली करने में पूरे 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे के बाद जाओची जब पूरी की पूरी ट्रेजरी को खाली कर देता है, वो कहता है, मैंने इनके जाओ सेक्टर की पूरी ट्रेजरी रूम को खाली कर दिया है, लेकिन अब खाली हाथ जहाँ से जा नहीं सकते, इनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट तो छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर दीवार के ऊपर राइटिंग कर देता है और वहाँ से निकल आता है। जाओची ट्रेजरी रूम को खाली करने के बाद जाओ लूचेंग के पास जाता है। जाओ लूचेंग उसे कहता है, ग्रैंडपा तो फाइनली वापस आ ही गए, आप क्या कर रहे थे। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक नई मेडिसिन बना रहा था, तो जल्दी से मेरी इस नई मेडिसिन को पी लो, तुम्हारी नई मेडिसिन लेने का वक्त हो चुका है। इस मेडिसिन को लेने के बाद तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लूचेंग उसे कहता है, ग्रैंडपा क्या मेरे फादर अभी तक वापस नहीं आए। जाओची उसे कहता है, तुम्हारे फादर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे, चलो जल्दी करो, पहले इस मेडिसिन को पी लो। लूचेंग जैसे उस मेडिसिन को पीता है तो जाओची उसे कहता है, हाँ तुम्हारे फादर तो बहुत ही जल्दी वापस आएंगे, लेकिन उनके वापस आने से पहले तुम सो चुके होगे। लूचेंग उसे कहता है, ग्रैंडपा आप किस बात का क्या मतलब है कि मैं सो चुका हूँ। जाओची उसे कहता है, कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तब तुम्हारी मेडिसिन कंप्लीटली ब्लॉक हो चुकी होंगी, सब कुछ टूट चुका होगा, और अगर डिवाइन फीनिक्स सिटी का डॉक्टर हांग वो खुद भी यहाँ पर आकर तुम्हारा इलाज करने की कोशिश करेगा तभी वो तुम्हारी मेडिसिन को दोबारा ठीक नहीं कर पाएगा, अब तुम सारी जिंदगी के लिए क्रिपल हो चुके हो। जाओ लूचेंग को मेडिसिन का असर हो रहा होता है, वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, ग्रैंडपा जी आप किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ को मजाक कर रहे हैं। जाओची जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, अपना मास्क उतारता है और उसे कहता है, नहीं मेरे बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे साथ मजाक कैसे कर सकते हैं। अरे ग्रैंडपा ने बिल्कुल सच बोला है, और साथ ही वो अपना मास्क उतारकर उसकी तरफ देखता है। साथ ही जाओची उसे कहता है, जरा अपने ग्रैंडपा को करीब से देख लो ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि तुम्हारे ग्रैंडपा कौन है। लूचेंग जैसे वहाँ पर युंची को देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, तुम तो युंची हो, युंची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक डॉक्टर बनकर जैसे कैसे आ सकते हो, तुमने मेरी मेडिसिन को बिल्कुल क्रिपल कर दिया है। जाओची उसे कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ही बुरे बच्चे हो, तुम अपने ग्रैंडपा का नाम कैसे पुकार सकते हो, तुम मुझे ग्रैंडपा क्यों नहीं कह रहे, तुम्हें तो मुझे इज्जत देनी चाहिए, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। जबकि जाओ लूचेंग बेचारा बहुत बड़े सदमे में होता है, वो अभी भी कह रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, और वो वहीं से जब उठने की कोशिश करता है तो बिस्तर के ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाकर अपने लोगों से कह रहा होता है, कोई यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। जाओची उसे कहता है, यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर इस रूम में तुम्हारा इलाज चल रहा है और तुम्हारे फादर तुम्हें लेकर काफी ज्यादा कॉशियस है। मैंने उनसे कहा था कि इलाज के दौरान कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, तो कोई भी यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितनी जोर से क्यों न चला लो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक टाइगर भी अपने बच्चों को नहीं खाता, हालांकि वो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है और खतरनाक भी है। अब क्योंकि तुम मेरे पोते हो तो मैं अपने पोते को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। वो जाकर उसको नीचे से उठा लेता और कहता है, अब क्योंकि तुमने मुझे बड़े प्यार से अपना ग्रैंडपा कहा था तो अब मैं तुम्हारा दादा होने का फर्ज निभाऊंगा, मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे बिस्तर के ऊपर लिटा दूंगा, तुम कल सुबह तक यहाँ पर आराम से सोए रहो, क्योंकि अब बाकी की सारी जिंदगी तो तुमने इसी बिस्तर के ऊपर ही गुजारनी है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है, तुम्हें खुद को ब्लेम देना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, तुम्हें क्या पड़ा था कि वहाँ पर मुझे चैलेंज करके मुझे मारने की कोशिश करो, अब तुम्हारे साथ यही सब कुछ होने वाला है। जाओची वहाँ से मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आता है। तो जाओची जब जाओ सेक्टर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जाओ सेक्टर काफी बड़ा होता है, सारा दिन उसे निकलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो जाओ सेक्टर से घूम फिर कर वापस उस जगह पर आ जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। जाओची कहता है, लगता है कि मुझे गाइड की जरूरत पड़ेगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो तुम्हारा जाओची वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, लगता है कि मुझे उन दोनों के वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को मेरे साथ भेज दें ताकि वो मुझे जाओ सेक्टर से बाहर भेज दे। अगर पीछे से पैट्रियार्च और उसके साथ सेकंड एल्डर भी होते हैं, वो दोनों बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो ड्रैगन कोर को खरीद कर वहाँ पर आ गए हैं। पैट्रियार्च भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वहाँ पर उनके पास एक ड्रैगन कोर थी और हमने उस ड्रैगन कोर को खरीद लिया है। वहाँ तो बहुत ही अच्छी रही कि उसने हमें ज्यादा डिमांड नहीं की, आपके उस गोल्डन कार्ड की वजह से हमने उसको आसानी से खरीद लिया। जाओची उसे कहता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने कितना महंगा उसको खरीदा है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, हमने उसको 6 लाख पर्पल क्रिस्टल में खरीदा है। तो जाओची वहीं पर पास उनके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जाओची ने उस ड्रैगन कोर को सिर्फ 50,000 गोल्ड कॉइंस के बदले में इनको बेचा था। पैट्रियार्च जाओची से कहता है, अगर आप वो गोल्ड कार्ड हमें नहीं देते, ये ड्रैगन कोर हमें बहुत ज्यादा महंगी मिलती, जहाँ तक हमें 60 लाख में खरीदनी पड़ती, लेकिन आपकी वजह से ये हमें सिर्फ 6 लाख में मिल गई है। हमारा जाओची सोच रहा होता है, ब्लैक मून गिल्ड का ओनर तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा गया, तो उसे सिर्फ 50,000 में इसको बेचा था, जबकि उसने इनको 6 लाख में बेच दिया है। तो पैट्रियार्च हमारे जाओची से कहते हैं, डॉक्टर अब हमें जरा भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन कोर बहुत ज्यादा स्पेशल है, हमें जल्दी से जल्दी अपने बेटे के इलाज को स्टार्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और उसके पास अर्थ परफॉर्म लेवल की स्ट्रेंथ भी आ जाए। जाओची से कहता है, अगर मुझे
तुम्हारे बेटे की परफॉर्म आइडियाज को ठीक करना है तो सिर्फ एक ड्रैगन कोर से काम नहीं चलेगा। मुझे अभी भी काफी सारी जड़ी बूटियों की जरूरत है और वो सारी जड़ी बूटियां मैं खुद स्पेशली लेकर आऊंगा। मुझे ब्लैक मून गिल्ड में जाना है, क्या तुम अपने में से किसी को भेज सकते हो मेरे साथ ताकि वो मुझे वहां तक गाइड कर सके। पेट्रोल से कहती है ठीक है डॉक्टर, मैं जाओ जीहाई को आपके साथ भेज देता हूँ, वो आपको ब्लैक मून गिल्ड तक ले जाएगा। हमारा नेक्स्ट सीन न्यू मून परफॉर्म पैलेस का दिखाया जाता है। न्यू मून परफॉर्म पैलेस के अंदर ज़ोरो काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे जाउची वहाँ पर कई बार भी दिखाई नहीं देता। जुनवा से कहती है जुनवा क्या तुमने जाउची को देखा है? वो उसे कहता है नहीं मैंने उसको नहीं देखा, जीजाजी पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जाने से पहले मेरे लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उसमें पर लिखा हुआ था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। अभी जाता हूँ जाकर उसको ढूंढ कर लाता हूँ और वो जल्दी से बाहर चला जाता है ताकि वो सेक्टर में डिफरेंट जगहों के ऊपर जाकर अपने जीजाजी को ढूंढ सके। ज़ोरो कहती है मैं भी पूरा दिन यहाँ पर सिटी में ढूंढती रही हूँ, कल से मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला और किसी ने भी उसको नहीं देखा। बेल्डर कीन उसके पास आते हैं और ज़ोरो से कहते हैं प्रिंसेस अब तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती है, या तो जाउची को पहले जाओ सेक्टर वालों ने पकड़ लिया है या फिर जाउची जहाँ से भाग गया है। अगर तो जाउची को जाओ सेक्टर वालों ने पकड़ लिया है तो फिर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ज़ोरो एल्डर किन से कहती है मैं उस लड़के को देखना चाहती हूँ, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। अगर वो लड़का जिंदा होगा तो मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है, फिर चाहे जाओ सेक्टर वालों ने उसे बंदी बनाकर क्यों न रखा हो, मैं जाओ सेक्टर से भी उसे निकाल लाऊंगी। एल्डर किन उसे कहता है लेकिन प्रिंसेस तुम्हें ये लड़का इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों लगता है, तुम इस लड़के को क्यों बचाना चाहती हो? वहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि कंपटीशन में कम्पीट कर सकते हैं। तुम्हारे ब्लू विंड पैलेस का जो जुई चैन है वो इससे काफी ज्यादा बेहतर है, उसकी कल्टीवेशन भी इससे ज्यादा अच्छी है। ज़ोरो एल्डर किन से कहती है हाँ ये बात तो ठीक है कि फैन जुई चैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसको बर्निंग सेक्टर से निकाला गया है, इसी वजह से मैं उसे इंपीरियल फैमिली में ऐड नहीं कर सकती, मैं उसे अपने काम में यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो बर्निंग ह्यूमन सेक्टर के मास्टर का बायोलॉजिकल सन है और अगर इंपीरियल फैमिली वाले उसको यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लोग हमारे खिलाफ बातें करेंगे। ऊपर से मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसकी एरोगेंस और उसकी चालाकी एक वुल्फ से भी ज्यादा है। अपनी इसी वजह से तो उसे बर्निंग ह्यूमन सेक्टर से निकाला गया है। वो क्या लगता है कि वो अपनी लॉयल्टी को मेरे सामने प्लेज करेगा या इंपीरियल फैमिली के सामने प्लेज करेगा? मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई बंदा है जो कि उस फैन जुई चैन को कंट्रोल कर सकता है, वो कंट्रोल के बाहर हो चुका है। हालांकि जुनजी फैन जुई चैन से कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये उसके जितना एक महान जीनियस तो नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे लड़के के बारे में सुना है जो कि अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के फर्स्ट लेवल पर हो लेकिन उसने एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के लेवल के बंदे को बड़ी आसानी से हरा दिया हो, वो भी सिर्फ एक ही अटैक के साथ? आपको पता है कि मैंने एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम मोनार्च हार्ट सीक्रेट आर्ट है उसको मास्टर किया हुआ है। उस टेक्निक को यूज करते हुए मैं किसी के भी दिल के अंदर जानकर देख सकती हूँ कि उसके दिल में क्या है, लेकिन जब भी मैं हमारे जाउची की तरफ देखती हूँ तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उसने अपने अंदर जो कुछ भी है उसको छुपा कर रखा हुआ है। एल्डर कीनो से कहती है इसी वजह से तो मैं आपको लेकर परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जाउची को कंट्रोल करना फैन जुई चैन से भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। ज़ोरो से कहती है मुझे उस लड़के को कंट्रोल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जाउची बहुत ज्यादा बोला है, मुझे सिर्फ उसके ऊपर एक एहसान करना है और उसके बाद देखो वो खुद ही मेरे पीछे दुम हिलाता फिरेगा। दादी प्रिंसेस शर्माते हुए से कहती है अगर वो लड़का मेरे उस एहसान का बदला इंपीरियल फैमिली को ज्वाइन करके तो मेरे मिशन को पूरा करने में मेरी मदद करेगा, इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। एल्डर कीनो से कहते हैं फिर तो मुझे भी यहाँ पर आपकी हेल्प करना पड़ेगी। प्रिंसेस से कहती है एल्डर कीनो आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी और अगर बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ तो मैं अपनी आइडेंटिटी सभी को बता दूंगी और उसके बाद मुझे मुश्किल नहीं होगी। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।